चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। आज की क्लास जो है, देखिए आज की क्लास में कुछ मैंने एक अलग तरीके से क्लास लेने की कोशिश करी है। क्लास को एक अलग तरीके से डिज़ाइन करा है। तो आज पहला डे रहेगा हमारा। तो हो सकता है आज कुछ ऐसी चीज़ें भी हों जो हमें नेक्स्ट क्लास में इम्प्रूव करनी पड़े या कुछ सजेशन आपके अगर हों, तो वो ज़रूर दीजिएगा और आज की क्लास को बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से देखिएगा, ठीक है? मैं आप सभी के कमेंट्स को रीड कर रहा हूँ, तो आप सभी अपने डाउट्स मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? चलिए, तो क्लास को स्टार्ट करने जा रहा हूँ अब मैं, ठीक है? चलिए, देखो सबसे पहले बात को समझो। ये जो मैंने क्लास डिज़ाइन करी है, इस क्लास का नाम है एडिटोरियल। तो आपको पता है एडिटोरियल यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स एडिटोरियल्स को पढ़ाते हैं। लेकिन मैं ये वाना मैं ये पूछना चाहता हूँ आप सभी से कि आप सब एडिटोरियल पढ़ते भी होंगे, देखते भी होंगे। क्या आप लोगों की इंग्लिश उतनी इम्प्रूव हुई क्या जितनी होनी चाहिए थी? नहीं हुई होगी। तो मैंने पूरी कोशिश करी है कि हम एडिटोरियल क्यों पढ़ें? उसका रीज़न क्या है और उससे हमें क्या बेनिफिट मिलेगा? ये हमें पहले ही पता होना चाहिए कि हम एडिटोरियल क्यों पढ़ रहे हैं और उसका बेनिफिट क्या मिलना चाहिए। ठीक है? तो सबसे पहली बात, अगर हम एडिटोरियल पढ़ रहे हैं डेली, अगर आप घर पे एडिटोरियल पढ़ रहे हैं या आपको मैं सिखा रहा हूँ, तो किस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको सिखा रहा हूँ या क्या-क्या पॉइंट हमें नोटिस में रखने हैं, ये बात आप पहले सुन लीजिए। ठीक है? सबसे पहली बात, एडिटोरियल हमें क्यों रीड करना है और किस माइंडसेट के साथ रीड करना है? पहली बात तो सीधा जो हमें बेनिफिट मिलेगा वो वोकैब का मिलेगा। वोकैब हमें पता लग जाएँगी, अच्छी-अच्छी वोकैब्युलरी, ठीक है? उसके बाद जो सेकंड मैं मानता हूँ सबसे मेन मोटिव जो है एडिटोरियल पढ़ने का, एडिटोरियल पढ़ने का मेन मोटिव ये है, एक तो हमारी रीडिंग स्पीड तेज होगी। रीडिंग स्पीड, जिसने रीडिंग करी और स्पीड में करी, उसका टाइम बचेगा और वो जल्दी क्वेश्चन सोल्व कर पाएगा, बजाय उसके जो रीडिंग कम कर रहा है, जिसकी स्पीड धीरे है। तो हमें रीडिंग स्पीड पे काम करना है। अब रीडिंग स्पीड का मतलब ऐसा भी हो सकता है कि मैं तेज-तेज पढ़ लूँ, लेकिन इसमें लिखा क्या है मुझे समझ में नहीं आए। तो रीडिंग स्पीड के साथ हम कॉम्प्रिहेंड भी कर पाए, ये हमारा मेन मोटिव रहेगा, ठीक है? तो एडिटोरियल से हमारे को क्या सीखना है कि अगर हम 1 लाइन पढ़ रहे हैं या 2 लाइन पढ़ रहे हैं या 3 लाइन पढ़ रहे हैं, वो आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, वो आपके लेवल पे डिपेंड करेगा कि आप 1 लाइन पढ़ के कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं या आप 2 लाइन को एक साथ कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं या आप 3 लाइन को एक साथ कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं, डिपेंड करता है सेंटेंस पे। अगर सेंटेंस छोटा है, तो आप जल्दी कॉम्प्रिहेंड कर लेंगे। जब सेंटेंस बड़ा होगा तब हम कैसे कॉम्प्रिहेंड करेंगे? क्या हमें बार-बार उसको रीड करना पड़ेगा? हमें स्पीड बढ़ानी है। स्पीड के साथ-साथ हमें अपनी एक्यूरेसी भी बढ़ानी है, प्लस जो भी लिखा हुआ है, न्यूज़पेपर हो, चाहे हमारा मेंस का आरसी हो या कोई भी क्वेश्चन हो, हमें अपना कॉम्प्रिहेंशन जो पोर्शन है, कॉम्प्रिहेंड करने का जो हमारी कैपेबिलिटी है, उसको इंक्रीज़ करना है। पूरी क्लास इसके ऊपर डिज़ाइन है। ठीक है? क्लियर है सभी को? तो हमारा पहला मोटिव क्या रहेगा? हम वोकैब तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन वोकैब्युलरी हम तो ऐसे भी कर सकते हैं। मेन मोटिव जो रहेगा रीडिंग स्पीड बढ़ाना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंड बढ़ाना, कॉम्प्रिहेंशन पार्ट जो होता है हमारा उसको स्ट्रॉन्ग करना, इन पे हम बात करेंगे। ठीक है? चलें आगे स्टार्ट करें क्लास को। ठीक है? तो एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। पहले आप पूरी कोशिश करिए जो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप उसको कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हो क्या? पहले इसको बनाने की कोशिश करिए, ठीक है? ये आपके सामने ये रहा क्वेश्चन। कोई बात नहीं, जिनको हिंदी नहीं आती है, कोई दिक्कत नहीं है, वो थोड़ा-सा वेट कर लें। चलो, इतना बहुत है। अब देखो समझो, मैंने ये एक हिंदी का पैराग्राफ लिया है, ठीक है? अब हिंदी के पैराग्राफ में अगर आप इसको रीड करोगे, चलिए आज ये मेरे साथ रीड करते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में उसके मित्र भी होते हैं, शत्रु भी, परिचित भी, अपरिचित भी। यहाँ तक शत्रुओं, परिचितों और अपरिचितों का प्रश्न है, उन्हें पहचानना
बहुत कठिन नहीं होता, किंतु मित्रों को पहचानना कठिन होता है। अब जैसे ही मैंने ये 2-3 सेंटेंस पढ़े, देखो मैंने कितने सेंटेंस पढ़े, एक सेंटेंस ये रहा और एक इतना बड़ा, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये रहा दूसरा सेंटेंस। तो मैंने 2 सेंटेंस पढ़े, आपने भी रीड करे होंगे, जिनको हिंदी आती है उन्होंने रीड करे होंगे। तो जब आपने इनको रीड करा, क्या आपने वापस किसी भी लाइन को वापस से रीड करा क्या? एक बारी में पढ़ते ही आपको पता चल गया ना बात क्या हो रही है। आपने इसको रीड करते ही पता चल गया कि भाई एक मनुष्य जो है वो सामाजिक प्राणी है और इसके शत्रु भी होते हैं, परिचित भी होते हैं, अपरिचित भी होते हैं। लेकिन अपनों को पहचान पाना मुश्किल होता है, मित्रों को पहचान पाना मुश्किल होता है, बाकी सबको हम पहचान सकते हैं। ठीक है? ये हमने एक ही लाइन में, एक ही बार में पढ़ के पता लगा दिया। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा जितना भी बड़ा आरसी आ जाए, चाहे वो पूरे 1 पेज का हो, 2 पेज का हो, हम एक बार रीड करेंगे और हमें सब कुछ ग्रैस्प होता जाएगा। हम सब कुछ समझते जाएँगे, क्या बात हो रही है, क्या नहीं हो रही है। फिर अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आएँगे तो हम आंसर भी दे देंगे। तो यही कैपेबिलिटी, यही एक्यूरेसी हमें इंग्लिश का आरसी सॉल्व करते समय या इंग्लिश को रीड करते हुए लानी है। इसी के ऊपर पूरा मेरा फोकस रहेगा। मैं चाहता हूँ इंग्लिश को इतना ईज़ी कर दूँ, जितना हिंदी होता है। या जो भी आपकी लैंग्वेज है उतना ईज़ी मैं कर पाऊँ। ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी और इसके लिए मैं अलग-अलग तरीके से दिमाग लगा रहा हूँ, अलग-अलग चीज़ें करने की कोशिश कर रहा हूँ। बस आप सभी का सपोर्ट चाहिए और आप सभी के सजेशंस भी चाहिए होंगे। अगर आप जो सजेशंस देंगे तो मैं उस पे विचार करूँगा, कुछ चेंजेस करने होंगे तो मैं करूँगा। ठीक है? क्लियर है यहाँ तक सभी को? तो ये जो मैंने आपको अभी एक एग्ज़ाम्पल दिया, ये एग्ज़ाम्पल ये डिफाइन करता है कि अगर कोई लैंग्वेज ऐसी है जो हमें रीड करते ही अच्छे से समझ में आ रही है, तो हमें उसको वापस रीड करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, हिंदी में भी कुछ ऐसे क्वेश्चन्स होंगे या कुछ ऐसी लाइन होगी जिसको 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ऐसे हमें इंग्लिश में भी करना है, ठीक है? तो इसको ज़रा आराम से हम लेते हैं इस आज की क्लास को और बहुत इन डिटेल, इन डेप्थ इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? स्टार्ट करें? चलिए, तो अब मैं आपके सामने एक आरसी आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये आपके सामने एक आरसी है। एडिटोरियल है, ठीक है? आरसी बोल दिया, एडिटोरियल मैंने न्यूज़पेपर से लिया है, बाकायदा न्यूज़पेपर से लिया है, ठीक है? तो न्यूज़पेपर में से आपके सामने ये एडिटोरियल है। अब आपको करना क्या है? मेरी बात सुनो, अब इसको पॉज़ करके पढ़ने मत लग जाना, पहले मेरी स्ट्रैटेजी पूरी सुन लो। आपको क्या करना है, जैसे ही आपके सामने एडिटोरियल आएगा, जैसे ही आपके सामने एडिटोरियल आएगा, या कोई भी इंग्लिश का पैराग्राफ, आरसी कुछ भी अगर आएगा, तो आपको क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से इसको रीड करना स्टार्ट करा, तो आपको तब तक रीड करना है, तब तक आपको आगे नहीं बढ़ना जब तक आपको उसका हिंदी अनुवाद आप मन में ना कर लें। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, समझो, हर एक चीज को अच्छे से समझो। आज स्टार्टिंग वीडियो है, बहुत आराम से लूंगा, धीरे-धीरे लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है? देखो, जैसे मैंने पढ़ा बिफोर कोविड-19, क्या इसको मुझे वापस रिपीट करना पड़ेगा क्या? मान लो आप ये समझो, मैं पढ़ रहा हूँ ना, मैं रीड कर रहा हूँ। ये समझो आपके बिहाफ पे मैं भी यहाँ पे बैठा हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और मैं रीड कर रहा हूँ। तो जब मैं इस एडिटोरियल को रीड कर रहा हूँ तो मैं ऐसे रीड करूंगा बिफोर कोविड-19, क्या मुझे इसको रिपीट करना पड़ेगा? वापस बिफोर कोविड-19 करना पड़ेगा क्या? नहीं करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, जैसे ही मैंने इसको रीड करा बिफोर कोविड-19, मेरे को पता चल गया बात हो रही है कोविड-19 से पहले की। ऐसे आपको हर एक लाइन, हर एक सेंटेंस समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है? इस लेवल पे आपको मुझे लेके जाना है, ठीक है? इस लेवल पे मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ, ठीक है? चलो अब आ जाओ। अब पहले मैं एक लाइन पढ़ रहा हूँ, बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा मैं कैसे रीड कर रहा हूँ। तो मैंने देखा बिफोर कोविड-19, ठीक है। ट्रैवल एंड टूरिज्म हैड बिकम वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्टर। अब बताओ, क्या मुझे वापस से रीड करना पड़ेगा क्या? ट्रैवल एंड टूरिज्म हैड बिकम वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्टर। नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि ये बहुत ईज़ी लाइन है, मैं आराम से इसको कॉम्प्रिहेंड कर पा रहा हूँ। क्या कॉम्प्रिहेंड करा मैंने? जो ट्रैवल और टूरिज्म है, ये बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्टर, बहुत सारे सेक्टर्स में से ये सबसे इंपोर्टेंट सेक्टर था। क्लियर है? सिंपल है, ऐसे। ठीक है? जानबूझ के आज थोड़ा-सा मैंने ईज़ी रखा है। बाद में मैं बताऊँगा ये जो एडिटोरियल है मैंने किस न्यूज़पेपर से कहाँ से लिया है ना? और सिर्फ एडिटोरियल ही नहीं सीखेंगे आप, इसके ऊपर मैंने क्वेश्चंस भी बनाए। क्वेश्चंस कैसे वाले? टोन पहचानो, इन्फर करो, डिराइव करो, ऐसे क्वेश्चंस बनाए हैं। आपको बहुत मजा आने वाला है आज की क्लास में, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है? तो जिस तरीके से मैं करवा रहा हूँ वैसे करिएगा, अभी होशियार मत बनिएगा, जल्दी-जल्दी करने की कोशिश मत करना। पहली क्लास है, अच्छे से सुन लो, समझ लो, ठीक है? चलो, तो हमने यहाँ पे देखा बिफोर कोविड-19 ट्रैवल एंड टूरिज्म हैड बिकम वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्टर्स, ठीक है? ये सबसे इंपोर्टेंट सेक्टर था, में से एक था।
आगे क्या बोला जा रहा है, इन दी वर्ल्ड इकोनॉमी, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी में, पूरी वर्ल्ड की बात हो रही है, अकाउंटिंग टू 10% ऑफ ग्लोबल जीडीपी एंड मोर देन 320 मिलियन जॉब वर्ल्ड वाइड। बोला जा रहा है अकाउंटिंग टू, इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए था, ये पूरे जीडीपी का 10% और 320 मिलियन से भी ज्यादा जॉब देता था वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड की बात करें तो। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो ये वाली लाइन जैसे ही हमने पढ़ी, भाई हमें समझ में आ गया क्या बोला जा रहा है, बस इतना हमें सीखना है। हमें ये नहीं सीखना, मान लो यहाँ पर कुछ एक खतरनाक फ्रेज दी गई होती, जैसे आगे वो फ्रेजेस आएंगी, तो आपको इतना इन डिटेल नहीं घुसना है। क्यों नहीं घुसना है इतना इन डिटेल? आपको एग्जामिनर ये तो बोलेगा नहीं लाइन टू लाइन हमें मतलब हमें सुनाओ याद करके, ऐसा नहीं बोलेगा। वो आपको बस ये जज करना चाहता है, अगर आपके सामने कोई बड़ा एडिटोरियल, बड़ा आरसी, बड़ा पैराग्राफ हो, तो आप उसको एक बार रीड करने में किस हद तक आप समझ सकते हैं, बस हमें ये सीखना है। हमें वर्ड टू वर्ड नहीं सीखना है, और पहले से ही अपने दिमाग में ये स्टार्टिंग में मान के चलो कि हमें वर्ड टू वर्ड कोशिश नहीं करनी है, पहले पहले कोशिश करनी है थोड़ा बहुत हम आइडिया निकाल पाए। तो आप देख पा रहे होंगे, अगर इस लाइन को मैं एक साथ पढ़ता तो ऐसे पढ़ता, मैं ऐसे पढ़ता, बिफोर कोविड 19, कोविड 19 से पहले की बात है, ट्रैवल एंड टूरिज्म हैड बिकम वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्टर था इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक, अकाउंटिंग टू परसेंट ऑफ 10% ऑफ ग्लोबल जीडीपी, मोर देन 320 मिलियन जॉब वर्ल्ड वाइड। ये 10% ग्लोबल जीडीपी का रखता था और 320 मिलियन जॉब रखता था वर्ल्ड वाइड। ठीक है, तो ये लाइन रीड करते ही हमें समझ में आ गया बात क्या बोली जा रही है। यहां तक क्लियर है कि सभी को बताइए, है ना? तो स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा सा इजी रखा है, धीरे धीरे टफ होता जाएगा और हम लेवल बढ़ाते जाएंगे। क्या यहां तक क्लियर है? अब यहां से एक चीज और सीखिए, एक चीज और सीखने वाली ये बात ये है, आपने कई बार देखा होगा अकाउंट के साथ टू भी लग जाता है और अकाउंट के साथ फोर भी लग जाता है, अकाउंट टू अकाउंट फोर। तो इसके पीछे का जो कंसेप्ट है वो समझ लीजिए। इसके पीछे का कंसेप्ट ये कहता है, दिख नहीं रहा यार ये, एक मिनट एक मिनट, ये दिख नहीं रहा है, मैं थोड़ा सा एक काम करता हूं, एक मिनट रुकिएगा, है ना? होम, अब दिखेगा, यहाँ पर आ जाते हैं और देखो, आपको ये ध्यान में रखना है, दो वर्ड होते हैं, एक तो होता है काउंटेबल टू या अकाउंटिंग टू, कुछ भी आप लगा सकते हो। अकाउंट मेन आपका वर्ड है, वर्ड क्या है? अकाउंट। अब अकाउंटिंग भी कर सकते हो, अकाउंटेड भी कर सकते हो, अकाउंटेबल भी कर सकते हो, कुछ भी आप लिख सकते हो। तो देखो, अकाउंट के साथ टू कब लगता है? जब किसी पर्सन की बात होती है। आप पर्सन मतलब आप किसी पर्सन के लिए जिम्मेदार है या किसी पर्सन को जिम्मेदारी दे रहे हैं, इस तरीके से। ठीक है, और अकाउंटेबल फॉर कब लगता है? अकाउंटेबल फॉर लगता है किसी चीज के लिए। यहां पर बात हो रही है ह्यूमन बीइंग की, बात को समझ पा रहे हो? यहाँ पे बात हो रही है ह्यूमन बीइंग की, और यहाँ पर अकाउंट फॉर के बाद बात हो रही है किसी नॉन लिविंग थिंग की, किसी चीज की। तो ये जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, ये भी मैं साथ ही साथ जो भी आता रहेगा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ये मैं आपको सिखाते चलूंगा। तो आपको क्या ध्यान में रखना है? आपको ये ध्यान रखना है, जब भी टू आएगा तो बात होनी चाहिए किसी पर्सन की, अकाउंटेबल टू, आप इस पर्सन को जवाब देइए। अगर अकाउंटेबल फॉर आएगा तो आप किसी चीज के लिए जवाब देइए। अकाउंट, अकाउंटेबल या अकाउंट का मतलब क्या होता है? आप किसी चीज की रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं या इसके जिम्मेदार आप हैं, ऐसा होता है इसका मतलब। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो आपको क्या ध्यान में रखना है? आपको ध्यान में रखना है, जब भी अकाउंटेबल हो या अकाउंटिंग हो या अकाउंट हो, इसके साथ अगर टू आएगा तो आगे एक पर्सन की बात होनी चाहिए। अगर अकाउंटेबल लिखा हुआ है, उसके बाद अगर आप फोर लगा रहे हैं, तो आगे कोई नॉन लिविंग थिंग होनी चाहिए या कोई भी सिचुएशन या कोई चीज होनी चाहिए, कोई पर्सन नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए आपके सामने एग्जाम्पल भी है, देखो समझो क्या बोला जा रहा है। पब्लिक ऑफिशियल्स कैन फाइनली बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर, किसके लिए आ रहा है? फॉर देयर एक्शन, अपने एक्शन के लिए वो जवाबदेही है। तो यहाँ पे एक्शन क्या है? नॉन लिविंग थिंग है ना, ह्यूमन बीइंग तो नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर फॉर प्रीपोजिशन का यूज करा है। क्या क्लियर है सभी को? अब सेकंड सेंटेंस मेरे साथ पढ़ो। दी मेजर सर्विस इंडस्ट्रीज, जो मेजर सर्विस इंडस्ट्री है, शुड बी अकाउंटेबल टू देयर कस्टमर, वो अपने कस्टमरों के लिए जवाबदेही है, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए उनको। तो देयर कस्टमर, यहाँ पे पर्सन की बात हो रही है, ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर टू आया है। क्या यहाँ तक क्लियर है सभी को?
तो ये कंफ्यूजन अब कभी आपके एग्जाम में आए तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ वापस से, अकाउंटेबल टू के बाद देखो कोई ह्यूमन बीइंग है क्या, हाँ, अकाउंटेबल टू दी पब्लिक, इसका मतलब क्या है, ये सही लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखो फॉर एनी वेट बिल्स इनकर्ड, तो यहाँ पर तो कोई ह्यूमन बीइंग है ही नहीं, इसलिए हमने फॉर लगाया। क्या यहाँ तक क्लियर है सभी को, ठीक है। अब इधर आ जाओ, अब उस क्वेश्चन पे आ जाओ भाई, वो क्वेश्चन कहाँ चले गया, एक मिनट, उस क्वेश्चन पे आ जाते हैं, एक मिनट, ये रहा वो क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो अकाउंटिंग के बाद आपने टू लगाया है, देख पा रहे हो आप, अकाउंटिंग के बाद टू लगाया है, तो अकाउंटिंग के बाद जो टू लगाया है, क्या टू के बाद कोई पर्सन लिखा हुआ है क्या, क्या ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है क्या, बताइए, आप खुद बताओ, ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है क्या। नहीं सर, ह्यूमन बीइंग्स की तो बात नहीं हो रही है, 10% कोई डाटा की बात हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, टू गलत है, यहाँ पर क्या आएगा, अकाउंटिंग फोर आएगा। यस, क्लियर है सभी को, क्या आएगा, अकाउंटिंग फोर आएगा। जब तक मैंने आपको एक कंसेप्ट नहीं सिखाया था तब तक आपको अकाउंटिंग टू सही लग रहा होगा, लेकिन अकाउंटिंग टू गलत है। इज इट क्लियर टू एवरीवन। तो इसका मतलब क्या है, हमें हमेशा ये ध्यान रखना है, जब भी टू आएगा उसके बाद हमें पर्सन ढूंढना है या ह्यूमन बीइंग ढूंढना है। तो हमने देखा टू के बाद ना पर्सन है ना ह्यूमन बीइंग है, बात एक ही है, कोई मतलब नहीं है, गलत है, तो यहाँ पे आपको फोर करना पड़ेगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन, बताइए, क्लियर है सभी को। चलिए, तो ये हो गया एक एडिशनल आपके सामने कंसेप्ट, ठीक है। चलें आगे आगे चलते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने यहां से यहां तक ये पढ़ा भाई, कोविड 19 से पहले की बात हो रही है, ये जो सेक्टर थे 10% ग्लोबल जीडीपी का रखते थे और ये 320 मिलियन जॉब देते थे पूरे पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। चलो अब सेकंड पैराग्राफ को रीड करते हैं। मैंने जानबूझ के छोटे छोटे पैराग्राफ में इसको तोड़ा है जिससे कि आपको थोड़ा मैं बता सकूं क्या अप्रोच हमको रखनी है। अब इधर आ जाओ, अब देखो आपके साथ मैं पूरा सेंटेंस रीड करूंगा, मैं बीच में रुकूंगा नहीं। बीच में मैं कब रुकूंगा, जब मेरे से वो लाइन कॉम्प्रिहेंड नहीं हो रही होगी, मेरे से मैंने रीड तो कर लिया लेकिन मेरे को समझा नहीं, तो मैं वापस से रीड करूंगा। जब तक मेरे को समझ में आ रहा है मैं वापस रीड करने नहीं जाऊंगा। जैसे इधर देखो, इन 1950, ठीक है, 1950 की बात है, एट द डॉन ऑफ द जेट एज। अब देखो, जिनको ये लाइन एट द डॉन ऑफ द जेट एज, अब ये लाइन कईयों को समझ में नहीं आएगी क्योंकि लाइन अच्छी है। अब इसी को आपको सीखना है, यही आपको मेन जो सीखने वाली बात है ना वो यही है। क्या बोला जा रहा है, 1950 की बात हो रही है, 1950 की बात हो रही है, एट द डाउन ऑफ द जेट एज। तो डाउन का मतलब क्या होता है, डोन कहते हैं इसको, एट द डोन, डोन का मतलब ये होता है किसी भी चीज की शुरुआत होना, कोई भी चीज उस पॉइंट से या उस जगह से स्टार्ट हुई है। तो क्या बोला जा रहा है, एट द डाउन ऑफ द जेट एज, जब जेट की शुरुआत हुई थी, जेट का मतलब जो भी आप एयरप्लेन कह लीजिए, जो भी उड़ने वाली चीजें हैं, तो बोला जा रहा है इन 1950, जब जेट एज, जब जेट एयरवेज की स्टार्ट हुआ था तब की बात हो रही है। क्या क्लियर है यहां तक सभी को। तो ऐसे आपको लाइंस को रीड करने आना चाहिए। तो हमने देखा एट द डाउन ऑफ द जेट एज जस्ट 25 मिलियन पीपल टुक फॉरेन ट्रिप्स। तो उस समय की बात है, 1950 की बात है, जब जेट एज स्टार्ट ही हुआ था, जब जेट आने स्टार्ट ही हुए थे, एयरप्लेन वगैरह आने स्टार्ट हुए थे, तब सिर्फ 25 मिलियन पीपल ही फॉरेन ट्रिप्स पे जाते थे, ऐसी बात यहाँ पे बोली जा रही है। क्लियर है, ठीक है। तो ये हो गया एक फुल स्टॉप, ये सेंटेंस खत्म हो गया। अब नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। क्या बोला जा रहा है, बाय 2019, लेकिन 2019 आते आते, बाय लिखा हुआ है, 2019 आते आते दैट नंबर, ये जो नंबर था 25 मिलियन पीपल का, हैड रीच्ड, ये बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 1.5 बिलियन तक बढ़ गया। पहले मिलियन में बात हो रही थी, अब बिलियन तक पहुंच गया 2019 के आते आते, ठीक है। एंड दी ट्रैवल एंड टूरिज्म, देखो ये ट्रैवल एंड टूरिज्म एक ही है सेक्टर, ये पूरा एक ही सेक्टर है, ये मत सोचना ट्रैवल अलग है टूरिज्म अलग है, एक ही सेक्टर क्यों है, क्योंकि देखो इधर आओ, ट्रैवल एंड टूरिज्म हैड वन, ये एक उनमें से एक सेक्टर है, क्योंकि ये पूरा सेक्टर की बात हो रही है, हैड बिकम वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्टर, बहुत सारे सेक्टर्स में से सबसे इंपोर्टेंट ये भी था। क्लियर है, ठीक है। चलिए, तो हमने यहाँ पर ये देखा 1950 में भाई कितने लोग उड़ा करते थे, 25 लोग उड़ा करते थे, उड़ने का मतलब ट्रिप पे जाया करते थे, फॉरेन ट्रिप पे मतलब कहीं और घूमने जाना, ठीक है। लेकिन 2019 आते आते ये नंबर 1.5 बिलियन तक पहुंच गया, एंड द ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर हैड ग्रोन टू ऑलमोस्ट टू बिग टू फेल प्रोपोर्शन फॉर मैनी इकोनॉमिक्स। अब ये लाइंस अच्छी हैं, ये मेंस की लाइंस है। क्या बोला जा रहा है, कोई बात नहीं, वापस से रीड करेंगे, नहीं समझ में आया वापस से रीड करेंगे। बोला क्या जा रहा है, एंड द ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर हैड ग्रोन, अब वो इतना ग्रो हो चुका है टू ऑलमोस्ट लगभग
टू बिग टू फेल। टू बिग टू फेल का मतलब क्या होता है, इतना बड़ा हो चुका है कि अब उसको फेल कर पाना मुश्किल है, मतलब उसको नीचे गिरा पाना मुश्किल है। टू बिग टू फेल, ठीक है, टू बिग टू फेल। प्रोपोर्शन फॉर मैनी इकोनॉमिक्स, तो बोला जा रहा है कि वो इतना बड़ा हो चुका है कि इतने बड़े प्रोपोर्शन में वो फैल गया है। मैनी इकोनॉमिक्स, यहाँ पे इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, बहुत सारे देशों के बारे में बात हो रही है। मैनी इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, जैसे इंडिया की इकोनॉमिक हो गई, चाइना की इकोनॉमिक हो गई, ऐसे सभी इकोनॉमिक्स के अंदर ये बहुत बड़ा इसने पायदान हासिल कर लिया है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये दो जो पैराग्राफ थे छोटे छोटे आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलें आगे। चलिए, अब एक काम करते हैं, हमने इसको एक ही बार रीड करा, अब आंखें बंद करो एक बार। हमने एक बार रीड करा, हमने क्या क्या पढ़ा इसमें, हमने ये पढ़ा ये 10% जो ट्रैवल एंड टूरिज्म जो डिपार्टमेंट है 10% है टोटल ग्लोबल जीडीपी का, और 320 मिलियन जॉब देता था, कब? कोविड-19 से पहले। और एक और बात हमने यहाँ पे पढ़ी, जब जेट एयरवेज स्टार्ट हुए थे तब 25 मिलियन लोग फॉरेन ट्रिप पे जाते थे, और अब 2019 के आते आते 1.5 बिलियन तक लोग ट्रेवल्स कर रहे हैं। और ये इतना बड़ा हो गया है कि बहुत बड़ा हो गया है ये, काफी सारी अगर देशों की बात करें तो। क्लियर है यहाँ पे सभी को? तो आपको ये भी पता होना चाहिए, मैंने इकोनॉमिक्स से देश को रिलेट कर रहा है, कंट्रीज को रिलेट करवा रहा है। क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब थोड़ा सा बड़ा पैराग्राफ आया, देख रहे हैं आप, धीरे धीरे पैराग्राफ का जो साइज है वो बड़ा होता जाएगा। आगे रीड करते हैं। द ग्लोबल पैंडेमिक, ये जो ग्लोबल पैंडेमिक आया, द फर्स्ट ऑफ इट्स स्केल इन अ न्यू एरा ऑफ इंटरकनेक्टेडनेस। क्या बोला जा रहा है? द फर्स्ट ऑफ इट्स स्केल, इसका जो पहला स्केल था एक नए एरा में। क्या एरा था वो? इंटरकनेक्टेडनेस, मतलब इंटरकनेक्शन लेस, नेस का मतलब क्या हो जाएगा इसमें? इंटरकनेक्शन। इसका फर्स्ट एरिया का मतलब ये है यहाँ पर, इसका जो फर्स्ट स्केल जो आया था, मतलब पहले पहली बार जो आया था, तो इसका मतलब ये था कि भाई आप आपस में इंटरकनेक्ट नहीं हो गए, आप दूर दूर रहो, फैल रहा था ना ये, ऐसी बात यहाँ पे बोली जा रही है। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है? हैज पुट 100 मिलियन जॉब एट रिस्क। अब देखो इसको किस तरीके से रीड करना है मैं ये बता देता हूं आपको। देखो अगर एक नॉर्मल स्टूडेंट होगा, जैसे मैंने करा वैसे ही वो करेगा। वो क्या करेगा? ऐसे रीड करेगा, द ग्लोबल पैंडेमिक द फर्स्ट ऑफ इट्स स्केल इन अ न्यू एरा ऑफ इंटरकनेक्टनेस। जैसे मैंने रीड करा वो भी ऐसे करेगा। लेकिन अगर आप थोड़े से अच्छे रीडर हो तो आप ऐसे रीड नहीं करोगे, आप इसको इस तरह से रीड करोगे। कैसे? देखो समझो, आप ये देखोगे कोमा दिख रहा है, आगे एक और कोमा दिख रहा है, बस। अब आपको इसको ऐसे रीड करना था, द ग्लोबल पैंडेमिक हैज। कैसे रीड करना था? द ग्लोबल पैंडेमिक हैज पुट 100 मिलियन जॉब एट रिस्क। ये जो ग्लोबल पैंडेमिक था इसने 100 मिलियन जॉब्स को रिस्क पे डाल दिया था। अब देखो कनेक्ट हो रहा है, हर एक सेंटेंस हर एक लाइन कनेक्ट होती सी दिखेगी। बीच में क्या करते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं ना, तो हमारा कनेक्शन टूट जाता है, फिर हमें टफ लगने लगता है ना? अभी तो ये इजी है थोड़ा सा, जैसे जैसे हम हाई लेवल पे जाएंगे तो ये बीच में बहुत सारी चीजें डालेंगे जो हमारा कनेक्टिविटी तोड़ देती है। तो हमें कोशिश करनी है कनेक्टिविटी बना के रखने की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे क्या बोला जा रहा है? द ग्लोबल पैंडेमिक हैज, ये जो ग्लोबल पैंडेमिक आया इसने 100 मिलियन जॉब को रिस्क पे डाल दिया है। आगे क्या बोला जा रहा है? मैनी इन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस, और इसमें ज्यादातर कौन है? माइक्रो एमएसएमई, एमएसएमई आप कह सकते हैं, साइज एंटरप्राइजेस दैट एम्प्लॉय, जो कि, अब ये एंटरप्राइजेस के लिए आ रहा है, जो कि एम्प्लॉय देते हैं अ हाई शेयर ऑफ वुमेन, जो कि एम्प्लॉयमेंट देते हैं एक बड़े शेयर को, किसके? वुमेन के। क्लियर है? आगे चलते हैं। हु रिप्रेजेंट, ये जो वुमेन है, ये जो शेयर है या ये जो वुमेन है, ये रिप्रेजेंट करती हैं 54% ऑफ द टूरिज्म वर्कफोर्स। और जो पूरा टूरिज्म वर्कफोर्स है उसके अंदर 54% इन्हीं का ही है, वुमेन का ही है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू, ऐसा कौन कह रहा है? अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ऐसा बोल रही है। ठीक है, क्या क्लियर है सभी को? समझ में आ रहा है? तो हमें क्या करना होगा, हम धीरे-धीरे, मैं आपको बहुत सारी देखो एक ही वीडियो में सारी नहीं बता सकता, धीरे-धीरे आपका लेवल बढ़ाऊँगा, है ना? तो मैंने ही आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताते चलूँगा जो आपको नोट डाउन करनी है और अपनी प्रैक्टिस में लेकर आनी है। तो सबसे पहली बात, हमें कनेक्टिविटी नहीं तोड़नी है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो आपने देखा इस लाइन से हम क्या समझ गए? इस लाइन से हम ये समझ गए, ये जो ग्लोबल पैंडेमिक आया था ना, इसने 100 मिलियन जॉब को रिस्क पे डाल दिया, ठीक है? उसके बाद किसमें ज्यादातर? मैनी माइक्रो एमएसएमई में ज्यादा थी, जो कि ये जो एंटरप्राइज थे एम्प्लॉय करते थे हाई शेयर ऑफ वुमेन को, जो कि रिप्रेजेंट करती है 54% ऑफ द टूरिज्म वर्कफोर्स। जितना भी वर्कफोर्स है, वर्कफोर्स का मतलब जो भी टूरिज्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उसके अंदर टोटल का 54% सिर्फ वुमेन के पास था।
आई बात समझ में? ये ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा ये वाली रिपोर्ट कह रही है, ये वाला ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है। क्लियर है? चलें आगे? चलिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। फिर देखिए कुछ एडिटोरियल के बाद, जैसे हमने कुछ एडिटोरियल कर लिए, उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम लाइन टू लाइन पढ़ेंगे ही नहीं। फिर मैं आपको एक और अप्रोच सिखाऊँगा। उसमें हम लाइन टू लाइन नहीं पढ़ेंगे, उसमें हम मेन वर्ड पढ़ेंगे। वो धीरे-धीरे आएगा लेवल, ठीक है? लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ हमें वहाँ तक जाना है, ठीक है? आप आगे आ जाओ। इसको रीड कर रहा हूँ मैं, आ जाओ रीड करते हैं। क्या बोला जा रहा है? टूरिज़्म डिपेंडेंट कंट्रीज़, जो टूरिज़्म डिपेंडेंट कंट्रीज़ है, ऐसी कंट्री जो सिर्फ टूरिज़्म पे ही डिपेंड है, विल लाइकली फील द नेगेटिव इम्पैक्ट। उन्होंने सबसे ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट देखा है, झेला है, या उनको सबसे ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है। किसका? ऑफ द क्राइसिस, इस क्राइसिस का, फॉर मच लॉन्गर देन अदर इकोनॉमिक्स। अदर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्या है यहाँ पे? अलग-अलग कंट्रीज से रिलेटेड यहाँ पर बात बोली जा रही है। और कंट्रीज मतलब और भी कंट्रीज हैं, लेकिन ऐसी कंट्रीज जो सिर्फ टूरिज्म पे ही डिपेंड है, उनको सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होगा ना। टूरिज्म नहीं आएंगे तो उनका खर्चा ही टूरिज्म से चलता था, ठीक है? तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि उनको सबसे ज्यादा और सबसे लंबे समय तक इम्पैक्ट देखने को मिला है इस क्राइसिस के कारण। क्लियर कट बात है? चलो आगे बढ़ जाते हैं। कॉन्टेक्ट इंटेंसिव सर्विसेज। इंटेंसिव का मतलब क्या होता है? पर्टिकुलरली कोई चीज सीवियर है। कैसी सीवियर है? कॉन्टेक्ट इंटेंसिव सर्विस, ऐसी सर्विसेज जिसमें कॉन्टेक्ट होगा ही होगा, बिना कॉन्टेक्ट के आप नहीं कर सकते वो काम। तो यहाँ पे बोला जा रहा है ऐसी सर्विसेज जो कि कॉन्टेक्ट इंटेंसिव थी, कॉन्टेक्ट होना ही चाहिए था, की टू दी टूरिज्म। बोला क्या जा रहा है? कॉन्टेक्ट इंटेंसिव सर्विसेज, जो कॉन्टेक्ट इंटेंसिव सर्विसेज होती हैं जिसमें आपको कॉन्टेक्ट करना ही पड़ता है, ये की होता है किसका? टूरिज्म का और ट्रेवल सेक्टर्स का। अब देखो यहाँ पे सेक्टर्स प्लूरल है ना, इसलिए आर लगाया उन्होंने। यहाँ पर क्या था? देखो ऊपर हमने क्या देखा था? सेक्टर सिंगुलर था ना, इसलिए इसकी वर्ब हमें सिंगुलर लगानी पड़ती। हालांकि यहाँ तो हेड आ गया, पास में आ गया तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं ये चीजें आपको नोट डाउन करवा रहा हूँ। अभी मैं पूरा फोकस कर रहा हूँ कि रीडिंग पे जाऊं। एक पूरी क्लास प्रॉपर मैं आपकी ग्रामर की करवाऊंगा, ठीक है? ये पूरे एडिटोरियल के अंदर से हम ग्रामर के रूल्स को कैसे रिवाइज करें, उस पर भी पूरी एक पर्टिकुलर क्लास होगी आपकी। चलिए क्लियर है? चलिए आ जाइए अभी तक। तो हमने यहाँ पे देखा टूरिज्म डिपेंडेंट जो कंट्रीज है उनको सबसे ज्यादा इंपैक्ट हुआ है, सबसे ज्यादा समय तक उनको इंपैक्ट रहा है। दूसरी अगर कंट्रीज की हम बात करें तो आगे आ जाओ। जो कॉन्टेक्ट इंटेंसिव सर्विसेज होती हैं, ये की होता है किसी भी टूरिज्म और ट्रेवल सेक्टर्स के लिए, आर डिस्प्रोपोर्शनैलिटी अफेक्टेड बाय द पैंडेमिक। डिस्प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब क्या है? बहुत ही खतरनाक तरीके से, बहुत ही बेढंगे तरीके से अफेक्ट हुई है ये चीजें। क्योंकि किसके द्वारा? बाय। बाय के बाद लिखा जाता है किसके द्वारा ये चीज हुई है? बाय दी पैंडेमिक। पैंडेमिक से बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से इंपैक्ट हुआ है, बहुत खतरनाक तरीके से ये यहाँ पर इनको हानि पहुंची है। आगे बढ़ जाते हैं। एंड विल कंटिन्यू टू स्ट्रगल, और ये अभी भी कंट्री स्ट्रगल कर रही है। अंटिल पीपल, जब तक पीपल, अंटिल का मतलब जब तक पीपल फील नहीं कर लेंगे कि वो सेफ है ट्रेवल करने के लिए एन मासेस अगेन। अब ये एक फ्रेज है, क्या फ्रेज है? एन मासेस। अब इस फ्रेज का क्या मीनिंग है ये मैं आपको बता देता हूं। देखिए एन मासेस का मतलब क्या होता है? वैसे सिंपल सा मतलब है, अगर आपको ये वोकैबुलरी एग्जाम में आ जाती है आपके, तो आप बिना इसको देखे भी बता सकते थे कि अंटिल पीपल फील सेफ टू ट्रेवल एन मासेस, मतलब जब तक पीपल ये फील नहीं कर लेते कि हम ग्रुप में अगर जाएं या एक साथ अगर जाएं तो हमें कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है? तब तक ये स्ट्रगल करती रहेगी, ये जो सेक्टर्स हैं स्ट्रगल करता रहेगा, ठीक है? क्लियर है सभी को? तो यहाँ पर ये एक फ्रेंच फ्रेज है, इसका मतलब क्या होता है? इट मीन्स एवरीवन डज इट टुगेदर। इट मीन्स कोई ग्रुप है पूरा या बहुत सारे लोग हैं जो एक ही काम एक साथ कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पर ये बात बोली जाएगी। क्लियर है सभी को? इसकी पीडीएफ मैं अब आपको दे दूंगा, अच्छे से पहले समझते हुए चलिए, ठीक है? चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। क्लियर है सभी को? ठीक है, चलिए एक बार जल्दी से रिपीट कर रहा हूं, हमने क्या पढ़ा है, वापस रीड करने की जरूरत नहीं, अब छप गया दिमाग में। क्या पढ़ा हमने? हमने पढ़ा है कि भाई ये 10% जीडीपी का रखता है, 320 मिलियन जॉब देता है पूरे वर्ल्ड वाइड में। 2000 सॉरी 1950 में 25 मिलियन लोग फॉरेन ट्रिप पे जाते थे, लेकिन 2019 में 1.5 बिलियन लोग जाने लग गए, और ये बहुत बड़ा हो गया है काफी कंट्रीज के अंदर। उसके बाद हमने पढ़ा ग्लोबल पैंडेमिक में लगभग 100 मिलियन जॉब को रिस्क पे डाल दिया है, ज्यादातर एमएसएमई है, जो कि इसके अंदर सबसे ज्यादा शेयर किसका है? वुमेन का है, 54% का शेयर है।
इस पूरे वर्कफोर्स के अंदर। ऐसा किसने कहा है? ऐसा इसने कहा है, यूएन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने। उसके बाद जो टूरिज्म डिपेंडेंट कंट्रीज है उनको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है और होगा भी भाई। और इसमें क्या हुआ है, जो कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज होती है जिसमें कॉन्टैक्ट जरूरी है, उनको सबसे ज्यादा यहाँ पर हानि पहुंची है। ठीक है, और ये कब तक कंटिन्यू स्ट्रगल करते रहेंगे? ये जब तक कंटिन्यू स्ट्रगल करते रहेंगे जब तक लोग ये फील नहीं कर ले कि वो सेफ हो चुके हैं बहुत सारे लोगों के साथ या काफी सारे भीड़ में जाने के लिए, ट्रेवल करने के लिए, जब तक ये स्ट्रगल करते रहेंगे। क्लियर है? चलें आगे। चलिए, देयर इज नो वे, कोई और तरीका नहीं है या कोई और रास्ता नहीं है, वी कैन ग्रो अवर वे आउट ऑफ दिस होल वी आर इन। बोला जा रहा है कि कोई और तरीका नहीं दिख रहा है या नहीं है इस पूरी चीज से, दिस होल, इस पूरी चीजों से बाहर निकलने का या इस पूरी चीजों से ग्रो करने का, निकलने का। एक ही बात है। ऐसा किसने कहा? ऐसा इसने कहा इरविन लैरोक्यू। इरविन लैरोक्यू, सेक्रेटरी जनरल ऑफ द कैरिबियन कम्युनिटी। कैरिबियन कम्युनिटी है कोई, उनके जो सेक्रेटरी जनरल थे उनका ये कहना है। सैड एट अ वर्चुअल इवेंट इन सितंबर। इन्होंने एक वर्चुअल इवेंट पे कहा था जो कि सितंबर में हुआ था। क्लियर कट बात है? क्लियर है? सभी को समझ में आ रहा है? ठीक है, उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लास्ट पैराग्राफ पे आ जाते हैं। आज ये लास्ट पैराग्राफ पे क्या बोला जा रहा है, फ्रॉम दी वाइट सैंड बीचेस, व्हाइट सैंड बीचेस से लेके, ठीक है, ऑफ द कैरेबियन से, क्या लिखा हुआ है, सेचल्स, सेचल्स एक शहर का नाम है, मॉरिशस एंड द पैसिफिक। अच्छा, बोला जा रहा है व्हाइट सैंड बीचेस से लेके जो कि यहाँ पर मौजूद है, टू द बैक स्ट्रेट ऑफ बैंकॉक। अच्छा, यहाँ पे कुछ ही रास्ते का, जैसे हम बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, कन्याकुमारी से लेके, ऐसा कुछ बोलते हैं, अभी मुझे माइंड में नहीं आ रहा है, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक ऐसा कुछ वर्ड हम बोलते हैं। तो यहाँ पर भी यही बोला जा रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक, टू बैक स्टेट ऑफ बैंकॉक, टू अफ्रीका स्वीपिंग नेशन पार्क। ठीक है, कंट्रीज आर ग्रैपलिंग विथ हाउ टू लूर बैक। लूर बैक का मतलब क्या होता है? देखो, लूर का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। लूर का मतलब ये होता है किसी भी चीज को अट्रैक्ट करना। ठीक है, किसी को अट्रैक्ट करना, किसी को लुभाना, लालच देना, किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई यहां से लेके यहां तक के लोग परेशान हैं कि कंट्रीज, ये सारी कंट्रीज परेशान हैं, ग्रैपलिंग विथ हाउ, मतलब इन सबसे जूझ रही हैं वो, कि हाउ टू, कि कैसे हम अट्रैक्ट करें विजिटर्स को, वाइल, और वो ये, और साथ ही साथ ये वो अवॉइड कर सकें, वाइल अवॉइडिंग न्यू आउटब्रेक्स ऑफ इन्फेक्शन, और वो ये चीज अवॉइड कर दें कि नया आउटब्रेक भी आ रहा है इन्फेक्शन का। कहने का मतलब यहाँ पर ये निकल रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक लोग या कंट्रीज, जितनी भी कंट्रीज हैं, ये परेशान है कि भाई हम कैसे इन विजिटर्स को वापस से अट्रैक्ट करें, और ये इस चीज की टेंशन ना लें कि एक और आउटब्रेक, अवॉइडिंग न्यू आउटब्रेक्स ऑफ इन्फेक्शन, नए इन्फेक्शंस के आउटब्रेक्स। आउटब्रेक्स का मतलब कोई भी चीज निकल के आना, एकदम से फैल जाना, आ सकती है, इन चीजों को वो अवॉइड कर दें। सिंपल सा है, क्लियर है? चलिए आगे आ जाते हैं। आगे क्या बोला जा रहा है, दी सॉल्यूशंस रेंज फॉर, इसके जो सॉल्यूशंस हैं, रेंज फ्रॉम, हम बोलते हैं ना रेंज फ्रॉम, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है टू, यहां से लेके वहां तक। तो क्या बोला जा रहा है, रेंज फ्रॉम वूइंग द अल्ट्रा रिच हु कैन क्वारंटाइन ऑन देयर याचेस। अच्छा, अब यहाँ पे वूइंग एक वर्ब है। वूइंग का मतलब भी क्या होता है, किसी भी चीज को, किसी भी को मनाना या उसको भी लालच देना, उसको अपने झांसे में फंसाना। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई ये जो सॉल्यूशन है इसकी रेंज कहां से कहां तक है, इसकी रेंज है फ्रॉम, यहां से लेके यहां तक। जरा पढ़ लेते हैं कहां से लेके कहां तक की रेंज है। ऐसे आपको रीड करने आना चाहिए। अगर आप ऐसे पढ़ेंगे द सॉल्यूशन रेंज फ्रॉम वूइंग, फिर आप ये भूल जाएंगे फ्रॉम के साथ ये टू कनेक्ट था, फिर आपको नहीं समझ में आएगा कि ये बात रेंज को दिखाने की हो रही है। जैसे आप अगर यहाँ से फ्रॉम से लेके सीधा पढ़ते जाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, जैसे कश्मीर टू लेके कन्याकुमारी तक की ऐसी बात हो जा रही है। लेकिन अगर आप ऐसे पढ़ते फ्रॉम यहां से लेके टू यहां तक, तब आप समझ पाते। ऐसे ही हम यहाँ पे इसको रीड करेंगे, इसका सॉल्यूशन का जो रेंज है वो स्टार्ट होता है वूइंग द अल्ट्रा रिच, जो अल्ट्रा रिच लोग हैं उनको मनाना, उनको लुभाना, उनको अट्रैक्ट करना, जो कि हु कैन क्वारंटाइन ऑन देयर याच, जो कि अपने याच पे, याच मतलब बड़ी बड़ी शिप्स आप कह लो, प्राइवेट शिप्स कह लो, प्राइवेट जहाज कह लो, ठीक है, जो अपने आप को क्वारंटाइन कर सकते हैं बड़ी बड़ी शिप्स पे, जहाज पे, और क्या कहते हैं अपन, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, बड़ी बड़ी शिप जो होती हैं प्राइवेट, उन पे पार्टी वार्टी होती है, ऐसा कुछ बोला जा रहा है। टू, और कहां तक, यहां से लेके टू इनवाइटिंग पीपल,
और पीपल को इनवाइट करना टू स्टे फॉर अ पीरियड ऑफ अप टू अ ईयर, मतलब कि वो यहाँ पे स्टे कर पाए, यहाँ पे वो विजिट कर पाए, यहाँ पे वो रह पाए लगभग 1 साल तक, ठीक है, लगभग 1 साल तक। एंड और टू वर्क वर्चुअली व्हाइल एंजॉयिंग अ ट्रॉपिकल व्यू, और वो वर्चुअली वर्क कर पाए। वर्चुअली का मतलब आप ऑनलाइन काम कर लो, वहां नहीं हो फिर भी आप काम कर पाओ, ऐसी बात यहाँ पे बोली जा रही है। और साथ ही साथ वो एंजॉय कर पाए ट्रॉपिकल व्यू जो जहाज पे, यस यस पंकज, क्रूज, याच का मतलब क्रूज आप कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रेंज दी जा रही है कि भाई अल्ट्रा रिच लोगों को हम क्वारंटाइन करें, ऐसे लोग जो क्वारंटाइन हो सकते हैं अपने अपने याच पे, हम उनको याच पे बुला लें, शिप्स पे बुला लें, और उनको बोलें कि आप लगभग 1 साल तक रहो जब तक पेंडेमिक चल रहा है, और यहाँ पर अपना काम ऑनलाइन करते रहो, हम आपको नेट दे देंगे, इंटरनेट जो भी वो दे सकते हैं दे देंगे, और आप इंजॉय करो, व्यूज भी देखते रहो और काम भी करते जाओ, ठीक है। चलें आगे, चलिए। तो आप बताइए ये इतनी बड़ी जो स्लाइड थी क्या सबको क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है। अभी मैं आपको करवा रहा हूं, लास्ट में आप अपने सजेशंस अपने वर्डिक जरूर दीजिएगा, अभी मैं करवा रहा हूं, आप एक बार करते चलिए, ठीक है। और इनके ऊपर क्वेश्चन आंसर भी है, ठीक है। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम आ चुके हैं, इधर आ जाओ, इसको रीड करते हैं, चलिए आ जाइए। Tourism receipts worldwide are not expected to recover to 2019 levels। ये रीड करते ही समझ में आ रहा है, ये जो टूरिज्म रिसिप्ट्स है, मतलब ये जो टूरिज्म है, ये जो वर्ल्ड वाइड में जो टूरिज्म आप देख पा रहे हैं, जो पूरा सेक्टर है, ये आर नॉट एक्सपेक्टेड, ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा है कि 2019 लेवल तक पहुंच पाएगा अंटिल 2023 तक। तो 2023 तक भी ये उस लेवल पे नहीं पहुंच पाएगा जो 2019 में था। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इन दी फर्स्ट हाफ ऑफ दिस ईयर, फर्स्ट हाफ पहला जो हाफ था इस साल का, टूरिस्ट अराइवल्स फेल ग्लोबली बाय मोर देन 65%। अराइवल्स का मतलब टूरिज्म का आना, टूरिस्ट का आना, जो टूरिस्ट आ रहे थे वो गिर गए, फेल मतलब गिर गए, क्या कितने गिर गए, ग्लोबली पूरे ग्लोबल में गिर गए, कितने परसेंट तक, 65% तक गिर गए, ठीक है। विथ अ नियर होल्ट, लगभग इसमें होल्ट ही आ गया था, होल्ट का मतलब क्या होता है, लगभग रुक सा जाना, लगभग ना के बराबर, होल्ट। अब बात हो रही है सिंस की, अगर हम सिंस की बात करें, सिंस अप्रैल, अगर अपन अप्रैल से इसको सिंस अप्रैल, अप्रैल से लगभग ये होल्ड पे आ गए थे, लगभग ये रुक से गए थे अप्रैल आते आते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कंपेयर्ड अगर करें हम विथ 8% ड्यूरिंग द ग्लोबल फाइनेंस क्राइसिस, बात हो रही है अगर हम ग्लोबल फाइनेंस क्राइसिस जो आया था, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जो आया था, उससे अगर हम बात करें तो ये 8% से गिरा है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे बोला जा रहा है जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था तब टूरिस्ट अराइवल जो था वो 8% तक गिरा था, एंड 17% जब गिरा था जब सार्स एपिडेमिक आया था 2023 में, ये भी एक बीमारी थी। 2023 में कितना गिरा था, 17% गिरा था, लेकिन अभी आप देख पा रहे हैं 65% तक गिर गया। तो कितना डिफरेंस अभी इस समय हमारे को देखने को मिल रहा है। ऐसा कौन कह रहा है, अकॉर्डिंग टू ऑन गोइंग आईएमएफ रिसर्च, आईएमएफ मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आप कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू ऑन गोइंग आईएमएफ रिसर्च ऑन टूरिज्म इन अ पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड। पोस्ट पैंडेमिक का मतलब क्या हो जाएगा, पैंडेमिक के बाद। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अभी जो उनकी रिसर्च चल रही है आईएमएफ की, उसके द्वारा अगर बात करें तो ये डिफरेंस देखने को मिले हैं। अगर हम सार्स की बात करें तो 17% से गिरा था, अगर हम ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जो आया था उसमें 8% से गिरा था, और अभी कितना गिर गया, अभी 65% से गिर गया है। क्लियर है सभी को, सारे डाटा क्रिस्टल क्लियर है। चलें आगे, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे हमने देखा दी अक्टूबर, अगर अक्टूबर की बात करें, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक प्रोजेक्टेड, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का जो प्रोजेक्ट है उसने प्रोजेक्ट किया है, किया था, क्या किया था, दी ग्लोबल इकोनॉमिक वुड कॉन्ट्रैक्ट, जो ग्लोबल पूरी ग्लोबल की जो इकोनॉमिक है वो वुड कॉन्ट्रैक्ट हो गई थी 4.4% से 2020 में। क्लियर है, सिंपल सी बात है। अगर हम वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की बात करें जो कि अक्टूबर में आई थी, तो उसने बताया था कि 4.4% से पूरी वर्ल्ड की जो इकोनॉमिक है वो गिर गई है, कॉन्ट्रैक्ट हो गई, सिकुड़ गई है, कम हो गई है, ठीक है। किसमें, 2020 में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। दी शोक, ये जो शोक है, ठीक है, विल बी फार रोस, ऐसे पढ़ेंगे तो थोड़ा सा इजी बैठेगा। क्या बोला जा रहा है, दी शोक इन टूरिज्म डिपार्टमेंट इकोनॉमिक्स, ऐसी इकोनॉमिक्स या ऐसी कंट्रीज, ठीक है, जो कि टूरिज्म डिपेंडेंट है, उनका ये शौक जो है वो और खतरनाक होगा,
विल बी फार रोज, वो और भी ज्यादा खतरनाक होगा। रोज का मतलब और भी ज्यादा बद से बदतर होगा, ठीक है। रियल जीडीपी अमंग, जो रियल जीडीपी है अमंग किसमें, अफ्रीकन कंट्रीज में, डिपेंडेंट ऑन टूरिज्म, जो टूरिज्म, जो अफ्रीकन कंट्रीज है उनकी जो रियल जीडीपी है वो डिपेंड होती है किस पे, टूरिज्म पे, वो भी श्रिंक हो गई है 12% से। सिंपल सी बातें हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अमंग टूरिज्म डिपेंडेंट कैरिबियन नेशंस, ऐसे नेशन जो जो कैरिबियन नेशंस हैं, अमंग टूरिज्म डिपार्टमेंट, बोला जा रहा है कैरिबियन नेशंस जो टूरिज्म पे डिपेंडेंट है उनके अंदर डिक्लाइन देखने को मिला है। ऑल्सो इनके अंदर भी लगभग 12% का डिक्लाइन देखने को मिला है। क्लियर कट बात है, ठीक है, समझ में आ रहा है। वापस से रिपीट कर दे रहा हूं। देखो इन्होंने ये कहा, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ने कहा पूरी ग्लोबली अगर हम बात करें तो 4.4% से गिर गई है। लेकिन अगर हम बात करें ऐसी कंट्री की जो कि टूरिज्म डिपेंडेंट थी, उनका हाल तो और खराब होने वाला है, ठीक है। रियल जीडीपी की अगर हम बात करें, रियल जीडीपी मतलब ऐसे देश जो अफ्रीकन कंट्रीज है, ऐसी कंट्री जो अफ्रीकन है, जो टूरिज्म पे डिपेंडेंट थी, सिर्फ टूरिज्म से ही पैसा आता था, उनका जो जीडीपी था वो 12% से गिर गया है। और जो कैरिबियन नेशंस है, जो कैरिबियन नेशंस है, उनका जो जीडीपी था वो भी लगभग 12% से गिर गया है। सिंपल सी बात है, क्लियर है। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। लास्ट पैराग्राफ है, इसके बाद आप मेरे साथ आइएगा, मजा आने वाला है, क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। चलिए आगे क्या बोला जा रहा है, अमंग G20 कंट्रीज, G20 कंट्रीज की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे कंट्रीज की बात हो रही थी, यहाँ पे अफ्रीकन की बात हो गई, कैरिबियंस की बात हो गई, अब बात हो रही है G20 कंट्रीज की। दी हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रेवल सेक्टर मेक अप टू 10% ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बोला ही जा रहा है अब हॉस्पिटैलिटी और ट्रेवल सेक्टर को दोनों को मर्ज करके बात करी जा रही है कि ये 10% एम्प्लॉयमेंट देते हैं एंड 9.5% ऑफ द जीडीपी ऑन एवरेज। 10% एम्प्लॉयमेंट देते हैं और 9.5% रखते हैं जीडीपी का ऑन एवरेज, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो अगर 100 जॉब दी जा रही है एक पूरे साल में, तो 10 जॉब इन सेक्टर्स में दी जाती है, ठीक है। अगर पूरी जीडीपी, मान लो पूरी जीडीपी है 100 की, 100 जीडीपी का एवरेज आया, पूरा जीडीपी का एवरेज 100 है, तो 9.5 जीडीपी, 9.5 पैसे किसके होंगे, सिर्फ इसी सेक्टर से होंगे, ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं। आगे क्या बोला जा रहा है, विद द जीडीपी शेयर रीचिंग 14% और मोर इन इटली, बोला जा रहा है अगर जीडीपी शेयर की बात करें तो 40% से भी ज्यादा इटली में, मैक्सिको में और स्पेन तक पहुंचाए, ठीक है। ये सब वही देश होंगे जो G20 कंट्रीज में आते होंगे। अब क्या बोला जा रहा है, अ 6 मंथ डिस्ट्रप्शन, ये जो 6 महीने का डिस्ट्रप्शन हुआ है किसके अंदर हुआ है, टू एक्टिविटी कुड डायरेक्टली रिड्यूस जीडीपी बिटवीन, ये जो 6 महीने का डिस्ट्रप्शन हुआ है, ये जो लोग आना जाना कम कर दिए हैं, टूरिज्म कम हो गया है, इसने डायरेक्ट रिड्यूस करा है, डायरेक्ट रिड्यूस क्या करा है, जीडीपी को 2.5% और 3.5% अक्रॉस ऑल G20 कंट्रीज, जितनी भी G20 कंट्रीज हैं उसमें 2.5% से लेके 3.5% तक का यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। किसके द्वारा, अकॉर्डिंग टू रिसेंट IMF पेपर के द्वारा। तो ये था हमारा पूरा का पूरा एडिटोरियल, जो कि एक न्यूज़पेपर बिजनेस स्टैंडर्ड से उठाया गया, ये न्यूज एडिटोरियल था, बिजनेस स्टैंडर्ड का था ये, ठीक है। बिजनेस स्टैंडर्ड से उठाया गया ये पूरा एडिटोरियल था। तो उम्मीद करता हूँ आपको एडिटोरियल की हर एक चीज क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी, ठीक है। आपको वापस रीड करने की जरूरत नहीं होगी इस पूरे एडिटोरियल को। मैं मानता हूँ आज का एडिटोरियल थोड़ा सा मैंने इजी रखा था जानबूझ के, जिससे कि आज पहला दिन है, आप पहले दिन डीमोटिवेट ना हो जाओ, धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाएंगे और हाई लेवल तक जाएंगे। अब एक काम करो, ये जो क्वेश्चन है ये आपको कई बार मैं भी बोल चुका हूँ कि इसको छोड़ दो, मत करा करो, कई बार आपने खुद ने भी इसको छोड़ा होगा, आपको ये टफ लगता होगा कि सर टोन नहीं पहचान पाते हैं हम। तो अब आप एक बात बताइए, क्या अब आप मुझे टोन बता सकते हैं इस पैसेज की टोन क्या होगी? बताइए। यस। अब एक चीज और हो सकती है, अगर आपको इंडी इंडिग्नेंट, इंडिग्नेंट का मीनिंग नहीं पता, ह्यूमोरस का मीनिंग नहीं पता, आयरन, क्या लिखा हुआ है,
आयरोनिकल, आयरोनिकल का मीनिंग नहीं पता, इमोशनल का मीनिंग तो पता ही होगा, इन्फॉर्मेटिव का मीनिंग पता होगा। जब तक आपको इन तीनों के मीनिंग नहीं पता होंगे तो थोड़ा बहुत आपको खुद पे डाउट आएगा। तो इसका मतलब ये है जितने भी टोन वाले क्वेश्चन आए, आपके एग्ज़ाम में आए, आप जितने भी मॉक दे रहे हैं उसमें आए या कभी भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें आए, तो भले ही आपको उसका आंसर आए नहीं आए, लेकिन आपको उसमें जितने भी वर्ड यूज़ हो रहे हैं, उन सबका मीनिंग ज़रूर पता होना चाहिए। इंडिग्नेंट का मतलब क्या होता है? कोई बहुत गुस्से में है, बहुत बौखलाया हुआ है। ह्यूमरस का मतलब क्या होता है? कोई मजाक कर रहा है हंसी के मूड में, ठीक है। आयरोनिकल का मतलब क्या होता है? आयरोनिकल का मतलब ये होता है किसी को ताना देते हुए या उसकी बात को मतलब उसकी बात को उसको ताना देते हुए ही होता है मेन तरीके से, उसको टोकते हुए। तो इसके मीनिंग आपको ज़रूर पता होने चाहिए या आप सार्कास्टिक भी कह सकते हैं। तो अगर आपको इन सबके मीनिंग पता होते, तो आप आराम से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते थे। बिना मीनिंग पते हुए भी दे सकते थे, लेकिन मीनिंग पता होना बहुत ज़रूरी है। क्या पता आज आपसे ये क्वेश्चन का आंसर सही हो गया हो, लेकिन एग्ज़ाम में कुछ ऐसे वर्ड आ गए जिसका आपको मीनिंग नहीं पता, तो आप आंसर नहीं दे पाओगे। ठीक है? तो आपने अभी-अभी देखा क्या जो ऑथर था वो गुस्से में था क्या? नहीं। क्या वो मजाक के मूड में था क्या? नहीं। क्या वो ताना दे रहा था किसी को? नहीं। वो इमोशनल था क्या? नहीं। वो इन्फॉर्मेटिव बातें दे रहा था, हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन दे रहा था। कौन कौन कब किस टाइम पे कितना जीडीपी गिराया, कैसे गिराया, कब गिराया, तो इसका जो टोन था वो कैसा था? इन्फॉर्मेटिव टोन था। क्या क्लियर है सभी को बताइए? तो ये जो टोन वाले क्वेश्चन होते हैं, इसके आंसर आप तभी दे पाएँगे जब आपने पूरा आरसी, पूरा एडिटोरियल इस तरीके से पढ़ा हुआ है। क्लियर है सभी को? ठीक है? और द हिंदू सारे न्यूज़पेपर के मैं एडिटोरियल करवाऊँगा, लेकिन धीरे-धीरे हम चलेंगे। जैसे मैं करवा रहा हूँ वैसे कर लीजिए। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे सर मेंस का करवाइए, तो ये मेंस के लिए ही है ना? ये कोई प्री के लिए नहीं है, हम मेंस की ही तैयारी कर रहे हैं। एडिटोरियल को इतना इन डिटेल पढ़ना मेंस की तैयारी है। अब देखो इसको पूरा करने में मैंने 48 मिनट लिए हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ। लेकिन आपको अपना लेवल इस हद तक लेके जाना है कि आप इस पूरे आरसी को 5 से 6 मिनट में कर दो। एक ही बार रीड करो, बार-बार रीड ना करना पड़े। क्या क्लियर है सभी को? पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? इन्फॉर्मेटिव आएगा, ठीक है? और क्वेश्चन भी है, अब आओ मेरे साथ बताओ, ठीक है? ये रहा एक और क्वेश्चन, बताओ इसका आंसर क्या होगा? मैं आपको पॉज़ दे रहा हूँ, 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, बताओ क्या आएगा आंसर? फास्ट। आपको लाइन दिखा दूँ कहाँ थी? वैसे देखने की ज़रूरत नहीं है आपको। चलिए, आ जाइए, अब समझते हैं। ठीक है? आ जाओ। देखो क्या बोला जा रहा है कि रेफर टू द स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट दी थी इन्होंने, क्या बोला था? देयर इज़ नो वे, कोई तरीका नहीं है। वी कैन ग्रो अवर वे, कि हम अपने तरीकों को किस तरीके से स्विच करें या किस तरीके से हम ग्रो करें कि हम इस पूरे से निकल पाएँ। इस पूरे से, होल, दिस होल। अब ये होल क्या था? आपने मेरे साथ रीड करा था। देखो अगर आपको याद हो तो हमने यहाँ पे रीड करा था कि यहाँ पे अब कोई तरीका नहीं नजर आ रहा है कि हम इससे कैसे निकले। किससे? इस ऊपर वाली चीजों से। क्या क्या चीजें थी? चीजें ये थी जो टूरिज्म डिपार्टमेंट कंट्रीज थी, सॉरी, जो टूरिज्म डिपेंडेंट कंट्रीज थी, ठीक है, जो टूरिज्म डिपेंडेंट कंट्री थी उनको बहुत खतरनाक इंपैक्ट हुआ था और बहुत खतरनाक तरीके से इनके अंदर हमें क्या कहते हैं, स्ट्रगल देखने को मिला था। और ये बोला जा रहा था कि ये तब तक स्ट्रगल करते रहेंगी जब तक के पीपल ये फील नहीं कर ले कि वो सेफ है इकट्ठे आने में, भीड़ में आने में, ट्रैवल करने में। जब तक वो ये मान नहीं लेते कि वो सेफ है, तब तक वो नहीं आएंगे। ऐसी बात यहाँ पर बोली गई थी। अब इधर आ जाओ।
तो हमें नहीं बताना आंसर क्या होगा, हमें रीड करना ही पड़ेगा। आ जाओ रीड करते हैं, फर्स्ट को रीड करते हैं। टूरिज्म डिपेंडेंट नेशन आर इन मैनी वेज लॉक्ड इनटू देयर इकोनॉमिक डेस्टिनीज, मतलब बोला जा रहा है बहुत सारे तरीकों से उनकी जो इकोनॉमिक है वो रुक सी गई है। एज इट विल टेक अ कंसिडरेबल अमाउंट, बोला जा रहा है इसलिए इसको काफी अच्छा खासा टाइम लगेगा, अमाउंट ऑफ टाइम फॉर पीपल टू रोम अराउंड फ्रीली विदाउट फियर। बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही बोला जा रहा है कि इसको काफी अच्छा खासा टाइम लगने वाला है कि जो पीपल है, रोम मतलब घूमना, वापस वो घूमने आ सके फ्रीली बिना किसी फियर के। बात तो सही है, हमें बताना क्या है, हमें तो सही वाला बताना है। तो ऑप्शन नंबर ये फर्स्ट, ये ए भी हो सकता है आंसर, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। फर्स्ट तो सही बोला जा रहा है, सही बात है भाई। अब आ जाओ सेकंड को रीड करते हैं। द क्राइसिस इज बीइंग व्यूड एज एन अपॉर्चुनिटी to improve the industry in the medium and long term through greater digitalization and environmental sustainability। क्या उसने ये कहा है कि इस होल का मतलब कि हमें इसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए? क्या उसने कहीं भी बात कही है कि ये एक तरीके से अपॉर्चुनिटी हमें इससे इंप्रूव करना चाहिए? नहीं कही है भाई, तो सेकंड गलत है। अगर सेकंड गलत है तो सी ऑप्शन गलत हो जाता है, सेकंड तो आएगा ही नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। अब हमारा आंसर या तो ए होगा या तो ई होगा। आ जाओ ई को पढ़ लेते हैं, आ जाओ। द रिटर्न ऑफ टूरिज्म, बात सही है, ऐसा बोला गया था, अगर टूरिज्म को रिटर्न करना है तो आगे बढ़ते हैं। विल लाइकली हिंज, हिंज का मतलब किसी भी चीज पे अटक जाना, रुक सा जाना। द रिटर्न ऑफ टूरिज्म विल लाइकली हिंज ऑन व्हाट विल बी अ डीपली पर्सनल डिसीजन फॉर मेनी पीपल एज दे वेग द रिस्क ऑफ फेलिंग इल अगेंस्ट द नेसेसिटी ऑफ ट्रेवल। अब इस बात को जरा आराम से और समझिए, मेंस का क्वेश्चन है, समझते हैं। बोला जा रहा है अगर आपको टूरिज्म का रिटर्न आना है तो ये विल लाइकली हिंज, ये उस पर डिपेंड करता है ऑन व्हाट विल बी डीपली पर्सनल डिसीजन, जो पर्सन है उनका अंदर से डिसीजन क्या है, फॉर मैनी पीपल, ज्यादातर पीपल का, एज दे वेग द रिस्क, क्या वो रिस्क ले सकते हैं, ऑफ फेलिंग इल, बीमार होने की, अगेंस्ट द नेसेसिटी ऑफ ट्रेवल। तो देखो बात को समझो, बहुत ध्यान से समझो। बोला क्या जा रहा है कि अगर हमारे को जरूरी है जाना तब वो रिस्क लेने को तैयार हो सकते हैं, अगर जाना जरूरी नहीं है तो वो नहीं आएंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो थर्ड में बात बोली जा रही है वो भी यही बोली जा रही है ना कि वो इस होल से कैसे निकलेंगे, एग्जैक्टली विच होल इज, इसका मीनिंग क्या है, ये होल किसको बोलना चाह रहा है। ये होल का मतलब ये है इन सब चीजों से हम बाहर क्यों नहीं आ सकते, क्योंकि पहली बात तो लोग जब तक ये नहीं सोचेंगे कि उनको कोई डर नहीं है, वो घूम सकते हैं, तब तक वो नहीं आएंगे। एक तो ये हो गया, ये तो क्वेश्चन गलत ही है। थर्ड में क्या बोला जा रहा है कि ये लोगों पे डिपेंड करता है कि अगर उनके लिए आना जरूरी होगा तभी वो आएंगे, नहीं तो वो नहीं आएंगे क्योंकि वो डरेंगे कि हम बीमार नहीं पड़ जाएं। तो थर्ड में भी तो बात सही बोली जा रही है, तो इसका आंसर क्या आएगा, बोथ फर्स्ट एंड थर्ड विल बी अवर करेक्ट आंसर। क्लियर है? हो सकता है पहला क्वेश्चन है, ये पहला आरसी है, आज आपको इतना अच्छे से समझ में नहीं आए, लेकिन जब हम दूसरे तीसरे चौथे आरसी पे होंगे या दूसरे तीसरे चौथी एडिटोरियल की क्लास में होंगे तो आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर होता जाएगा। क्या क्लियर है यहाँ पे सभी को? अच्छा, थर्ड कब नहीं होता? थर्ड जब नहीं होता जब यहाँ पे उल्टी बात बोल दी जाती। अभी यहाँ पे बात तो सही बोली जा रही है, ऐसा ही हो रहा है। ठीक है, अब मान लेते हैं आपको इतनी इसकी हिंदी नहीं आई, लेकिन आपको ये तो पता है हिंज का मतलब, नहीं पता तो आप सर्च करिए, मतलब आपकी वोकैबुलरी बहुत ज्यादा वीक है। हिंज का मतलब किसी भी चीज पे अटक जाना, हिचकिचाना, ऐसा भी बोल सकते हैं। और डीपली पर्सनल डिसीजन, उनका डीपली मतलब पर्सनल डिसीजन क्या है, और किन का, मैनी पीपल का। और हमने यहाँ पे पढ़ा भी था एन मासेस, देखो एन मासेस के बारे में पढ़ा भी था। जब तक ज्यादातर लोग ये नहीं सोचते, यहाँ पे भी बात यही हो रही है, मैनी पीपल एज दे वेक द रिस्क ऑफ फेलिंग इल अगेंस्ट द नेसेसिटी ऑफ ट्रेवल। क्लियर है? चलें आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बनाइए। यस, जोर देना भी आप कह सकते हैं।
आ गया सबका आंसर, बहुत बढ़िया। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन करेक्ट है। अब आप एक चीज नोटिस कर रहे हो क्या, शायद आप नहीं कर पा रहे होगे, मैं आपको नोटिस करवा देता हूँ। आप जब मेरे साथ लाइव मॉक सॉल्व करते हो या जब मैं आपको मेंस की क्लास करवाता हूँ, तो हमारे सामने क्वेश्चन भी होता है और इस तरफ आरसी भी होता है, तो हम क्रॉस चेक चेक कर करके आंसर देते हैं। लेकिन ये जो आरसी में आपके सामने लेकर आया हूँ, ये जो पूरा पर्टिकुलर जो क्वेश्चंस हैं, ये सारे इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस हैं। जैसे ये हमने रीड कर रखा है तो हमें सीधा पता है यार ये हमने पढ़ा था, याद है, कंफर्म और बिल्कुल डाटा के साथ याद है। तो इसका मतलब क्या है, हमें यहाँ पे डाउट नहीं होगा कि भाई हम बी लगाएं या नहीं लगाएं, सीधा हमारा आंसर आएगा। अब इससे होगा ये कि हमें वापस आरसी पे नहीं जाना पड़ेगा, टाइम बचेगा, समझ में आ गया। अब कोई इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन आ गया वो भी हम कर लेंगे, कोई डिराइव करने वाला क्वेश्चन आ गया वो भी हम कर लेंगे। और हमने ये भी पढ़ा था 120 मिलियन जॉब्स को रिस्क पे नहीं डाला, 100 मिलियन जॉब्स को रिस्क पे डाला था। तो ऑल आर करेक्ट भी नहीं हो सकता। जब ऑल आर करेक्ट हो नहीं सकता, बी हमारे को सही लग रहा है, तो हम ए डी क्यों रीड करें, क्यों टाइम वेस्ट करें। अगर ऑल आर करेक्ट कब होता, जब ये 100 मिलियन बोल देता, तो हमने ये भी पढ़ रखा था, ये भी पढ़ रखा था, फिर हम बिना डी और ए को रीड करे ऑल आर करेक्ट लगा देते, क्योंकि दो आंसर तो होते नहीं ना, अगर दो सही है तो सभी सही है। तो क्लियर है, सभी को समझ में आ रहा है। एक चीज और देखो, एक चीज और मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आप खुद देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है। अब आप खुद बताओ, अगर हम डायरेक्ट इसको जाके लाइन पढ़ते और इसको ढूंढते, तो क्या हम इतना कॉम्प्रिहेंड कर पाते, क्या इसका आंसर फर्स्ट और थर्ड आएगा, नहीं कर पाते। क्योंकि ये जो क्वेश्चन था ये इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन था। जब तक आप इसकी भावनाओं को समझोगे नहीं कि ये क्यों बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, तब तक आप इसका आंसर नहीं दे पाते। लेकिन अभी आप आंसर देने में क्यों सक्षम थे, क्योंकि आपने अच्छे से इसको रीड करा है, समझा है, उसकी फीलिंग्स को जिया है, तो आप आंसर दे पाए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, फर्स्ट और थर्ड आएगा, और इसका आंसर क्या आएगा, बी आएगा। अब ऐसा हम क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन सारे ही इनडायरेक्ट हैं, और हम एक बार अगर आरसी को अच्छे से रीड कर लेंगे, ये बात हो रही है मेंस की, तो हम आंसर जल्दी से दे सकते हैं। क्लियर है, चले आगे। चलिए ये वाला क्वेश्चन अब आप बनाइए। अब आप देखो खुद, आपके सामने पैसेज नहीं है, आप फिर भी आंसर कर रहे हो और आपके सही जा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। नव्या, क्वेश्चन को ढंग से रीड करो, जो ऊपर क्वेश्चन लिखा है ना उसको ढंग से रीड करो। मोहित, क्वेश्चन को ढंग से रीड करो। ये हुई ना बात। देखो अभी आरसी से रिलेटेड जो डाउट है मैं अभी उनको ही ले रहा हूँ, आपके डाउट में रुकूंगा क्लास के बाद, पहले क्लास होने दो आरसी वाली, मैं रुकूंगा, फिर आप अपने इससे अलग जो भी डाउट हो पूछना, अभी क्लास को फ्लो चलने दो। अब इधर आओ मेरे साथ, इधर आओ, देखो क्या बोला जा रहा है। इन दी पैसेज, जो पैसेज है, सम सॉल्यूशन टू ब्रिंग बैक टूरिज्म, उन्होंने कुछ सॉल्यूशन दिए हमारे को टूरिज्म को वापस लाने के लिए, ऑन ट्रैक, ट्रैक पे वापस लाने के लिए। सेलेक्ट विच वन इज नॉट डिस्कस्ड इन दी गिवन पैसेज, हमें इसमें से वो सेलेक्ट करने हैं जो कि पैसेज में बताए नहीं गए हैं भाई, है ना, जो बताए नहीं गए वो हमें बताना है, जो बताए गए हैं वो आंसर नहीं लगाना है। आई बात समझ में। सेलेक्ट विच वन इज नॉट डिस्कस्ड इन दी गिवन पैसेज। क्लियर है, आ जाओ, आ जाओ मेरे साथ। पहले मैं सेकंड को रीड कर रहा हूं, देखो क्या बोला जा रहा है। इनवाइटिंग पीपल टू वेकेशन स्पॉट फॉर अ लॉन्गर पीरियड फ्रॉम वेयर दे कैन वर्क रिमोटली अलोंग विथ एंजॉयमेंट। क्या ये वाली बात नहीं बोली गई क्या, देखो इधर आओ मेरे साथ, मेरे साथ इधर आओ, देखो दी सॉल्यूशंस रेंज फ्रॉम
wooing the ultra rich who can quarantine on their yachts, 2 inviting people to stay for period for up to a year and work virtually while enjoying our tropical view। अब आप बताओ, क्या ये जो सेकंड में लिखा गया है ये इन्होंने बताया नहीं है क्या? बताया है ना भाई, बताया है ना इन्होंने कि आप लंबे समय तक किसी को इनवाइट कर पाओ और वो लोग रिमोटली मतलब वहां बैठे बैठे काम कर लें, एंजॉयमेंट भी कर लें। तो सेकंड तो मेंशन है, हमें तो ये बताना है जो डिस्कस नहीं हुआ है। तो जिस ऑप्शन में सेकंड है वो हमारा आंसर हो नहीं सकता, या तो आंसर ओनली वन होगा, नहीं तो आंसर ओनली थर्ड होगा। अब थर्ड को भी रीड कर लेते हैं। थर्ड में क्या बोला जा रहा है? सीकिंग द फेवर ऑफ सुपर रिच पीपल। अगर मैं सुपर रिच लिखूं या मैं अल्ट्रा रिच लिखूं, बात एक ही है। पैसेज में अल्ट्रा रिच लिखा हुआ था, तो सुपर रिच पीपल टू विजिट डिफरेंट प्लेसेस एज दे कैन अफोर्ड टू क्वारंटाइन देमसेल्फ एज देयर। तो वो खुद को क्वारंटाइन कर पाए उस जगह, किस जगह? अपने अपने याचेस पे, क्यूजिन पे। ऐसी भी बात हुई है, तो इसका मतलब क्या है भाई? थर्ड भी मेंशन है, तो थर्ड भी हमारा आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा? ओनली वन आंसर होगा। वन में क्या बोला जा रहा है देख लो, incentives must be made to internet service provider to improve connectivity in tourism in tourist destination। उन लोगों को इंसेंटिव दिया जाए ऐसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को जो कि इंप्रूव कर रहे हैं कनेक्टिविटी को टूरिज्म डेस्टिनेशन में। तो ये तो बात बोली नहीं गई है, पूरे आरसी में इंटरनेट से रिलेटेड बात नहीं हुई है। पूरी आरसी में कहीं भी ये नहीं बोला गया इंटरनेट बढ़ाओ, इंटरनेट को ये करो वो करो। तो यही तो एक ऐसा सजेशन है जो नहीं दिया गया था। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है ये आंसर? समझे बात को? अब क्या इसके लिए मुझे वापस आरसी पे जाना पड़ेगा? नहीं जाना पड़ेगा, अच्छे से रीड करा हमने, समझा है। चले आगे, चलिए। वही मैं कह रहा हूं, जिसका आंसर गलत आया ना उसने क्या करा, सही वाला जैसे ही मिल गया ना तो खुशी हो जाती है। जब भी आंसर लाइन्स मिल जाती है ना, अंदर से खुशी हो जाती है, फिर हम रोक नहीं पाते, हम उसको लगा देते हैं। तो भाई क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, इतनी खुशी में मत आओ, ठीक है? आ जाओ आगे, इसको बनाओ। अब देखो टाइम ज्यादा नहीं दे रहा हूं क्योंकि एक बार आरसी करवा रखा है, पहला आरसी है, मैं आपके साथ इन्वॉल्वमेंट दिखा रहा हूं आज के दिन। आगे से टफ करते जाऊंगा। और एंड में सुन लेना, आपको पेड टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल जो है पेड, उस पे मैं आपको एक पीडीएफ दूंगा अगले एडिटोरियल के लिए। ये तो मैंने बिना पीडीएफ के करवाया आपसे क्योंकि मैं आपको यहाँ पर एक अप्रोच सिखाना चाहता था। लेकिन जो अगला एडिटोरियल होगा उसकी पीडीएफ मैं आपको दूंगा, लेकिन उसमें मैं आपको क्वेश्चंस नहीं दूंगा। आपको सिर्फ वो एडिटोरियल पढ़ के आना है। एडिटोरियल पढ़ के आने के बाद मैं आपको उसको एक्सप्लेन करूंगा और थोड़ा फास्ट तरीके से हम कैसे उसको समझेंगे उस वे में। फिर हम क्वेश्चन आंसर साथ में करेंगे, फिर आएगा मजा। ठीक है? अब इधर आ जाओ। देखो आपको भी पता है 20% है क्या? वो नहीं भाई, वो तो 10% था। 10% था ना वो तो। क्या बोला जा रहा है? फॉर सम कंट्रीज टूरिज्म कैन रिप्रेजेंट ओवर 10% ऑफ देयर जीडीपी एंड ओवरऑल इट्स थर्ड लार्जेस्ट। ऐसा कुछ बोला ही नहीं है, थर्ड लार्जेस्ट कभी मैंने रीड भी नहीं करा ना मैंने सुना है पूरे आरसी में। तो ए तो गलत है। हमें बताना क्या है, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं आपके लिए वापस। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड पॉसिबली be true regarding GDP of various nation as per the context of the passage। मतलब आपको बात करनी है सिर्फ जीडीपी की, जीडीपी से रिलेटेड कुड पॉसिबली, तो इस वर्ड को नोट कर लो हमेशा के लिए। ठीक है? आप इस वर्ड को नोट कर लो बहुत ध्यान से। देखो पॉसिबली जब भी आ जाए तो इसका मतलब ये है कि आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं देना है या नहीं मिलेगा। क्या बोला मैंने? अगर पॉसिबली वर्ड आ जाए तो आपको एग्जैक्ट आंसर ना तो मिलेगा, मिलेगा ही नहीं, और देना भी नहीं, मिलेगा ही नहीं एग्जैक्ट आंसर। इसलिए वो पॉसिबली लगा के बोल रहा है। अगर उसको सीधा बोलना होता तो वो सीधा ट्रू बोलता, पॉसिबली वर्ड लगाता ही। पॉसिबली का वर्ड का मतलब ये है, आप सीधा अगर डाटा ढूंढने जाओगे तो डाटा सीधा मिलेगा नहीं, आपको थोड़ा आइडिया लगा के आंसर देना है। तो ये तो हमने पढ़ रखा है भाई, 20% तो नहीं होगा। बी को आ जाओ। क्या हमने ऐसा कभी पढ़ा है 1.5 टू 2.8? नहीं सर, हमने 2.5 से लेके 3.5 तक पढ़ा था। देखो याद हो तो आपको, आ जाओ दिखा देता हूँ।
मुझे तो सब याद हो गया है। देखो 2.5 से लेके 3.5 तक पढ़ा था और 10% पढ़ा था हमने भाई, 20% तो नहीं पढ़ा। तो 2 ऑप्शन तो कट हो गए आपके। ये ऑप्शन ए कट हो गया, बी ऑप्शन कट हो गया। सी में आ जाओ। एट द एंड ऑफ 2019 टूरिज्म वर रिस्पांसिबल फॉर कंट्रीब्यूटिंग एंड इम्प्रेस 11.5% इन जीडीपी वैल्यू। 2019 के बारे में हमने एक बात पढ़ी तो थी। हमने बात पढ़ी थी वो बिलियंस में कुछ टूरिस्ट बढ़ रहे हैं। देखो 1950 में कितने थे, इतने थे, लेकिन 2019 में कितने हो गए, 1.5 बिलियन हो गए। यहाँ पे जीडीपी की तो कहीं बात ही नहीं हुई। तो भाई जीडीपी बीच में क्यों ला रहे हो आप? तो इसका मतलब क्या है, ये भी गलत है भाई। ऑल आर ट्रू हो नहीं सकता, तो इसको रीड करने की जरूरत कहाँ है, यही आंसर है, रीड मत करो। क्यों नहीं रीड करो? अगर मान लो इसको हमने रीड करा और आप कह रहे हो सर ये भी नहीं है, तो ऑल आर फॉल्स का तो ऑप्शन ही नहीं है, ऑल आर ट्रू का ऑप्शन है। जब ऑल आर ट्रू का ऑप्शन है और 3 ऑप्शन ऑटोमेटिक कट हो गए, जो बचा हुआ वही होगा। चलो आ जाओ, इसको रीड कर लेते हैं एक बार। शेयर ऑफ टूरिज्म अकाउंटेड फॉर, अब देखो 4 आ रखा है, 4 के बाद क्या रखा है, पर्सन या समथिंग, बताओ। पर्सन किसके लिए आता है, टू के लिए पर्सन आता है। अगर अकाउंटेड टू होता तो पर्सन आता। यहाँ पे पर्सन थोड़ी ना, यहाँ पे कोई डाटा है तो 4 ही आएगा। ऐसे आप क्रॉस चेक करोगे, जब भी कंसेप्ट आएगा याद हो जाएगा। वापस पीडीएफ खोल के वापस मेरी वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जब भी आए रिवाइज कर लो, ठीक है। तो अकाउंटेड फॉर समथिंग कितना, अराउंड 9% ऑफ टोटल जीडीपी अमंग G20 कंट्रीज। हाँ ये बात बोली गई है, आ जाओ इधर, लेकिन एग्जैक्ट 9% नहीं था। ये देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, अमंग G20 कंट्रीज दी हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रैवल सेक्टर मेक अप टू 10% ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और यहाँ पे क्या जीडीपी बोला जा रहा है ना, 9.5% ऑफ द जीडीपी ऑन एवरेज। अब इधर आ जाओ, यहाँ पे कितना लगाया इन्होंने, 9% लगाया, क्योंकि भाई पॉसिबल ही बोला था, एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलेगा, थोड़ा डाटा ऊपर नीचे मिलेगा, तो डी आंसर है। क्लियर है आंसर, बताइए समझ में आ रहा है सभी? अगर आप ये अप्रोच सीख जाते, अगर आप इस माइंडसेट से प्रैक्टिस कर लेते हैं, यकीन मानिएगा आपको खुद को पता है, आपको कोई बीट नहीं कर पाएगा। कैसा भी आरसी आ जाए कोई बीट नहीं कर पाएगा। और आरसी का टफ आता है तो आप उससे वोकैब सीखेंगे, आप उससे घर पे कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे, क्योंकि मेंस में, रियल एग्जाम में कभी भी टफ आरसी इतना आता नहीं है जो आपसे बने ही नहीं। ठीक है, तो अगर आप मॉक के आरसी भी इस तरीके से करेंगे, इस माइंडसेट के साथ करेंगे, तो आपको इंग्लिश में कोई बीट नहीं कर पाएगा। ठीक है, चलिए आगे ये क्वेश्चन बनाइए। अच्छा, इन्होंने कहा एक फिलिंदी ब्लैंक्स दिया है, एक मिनट, फिलिंदी ब्लैंक्स कहाँ पे दिया है ये तो आपको दिखाना पड़ेगा, रुको। फिलिंदी ब्लैंक्स, फिलिंदी ब्लैंक्स, एक मिनट रुको, फिलिंदी ब्लैंक्स, ये लो, यहाँ पे मैं फिलिंदी ब्लैंक्स लगा रहा हूँ, ठीक है। ये फिलिंदी ब्लैंक्स है, अब इसको थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ, टेंशन मत लो, ये फिलिंदी ब्लैंक्स है, ठीक है। अब आपको इस फिलिंदी ब्लैंक्स पे भरना है। अब आप एक एक बात मेरी नोट करिएगा, अगर मान लो आपके सामने ये आरसीए एग्जाम में आया है और आपको यहाँ पे फिलिंदी ब्लैंक्स दिखा, तो आपके मन में यही आएगा ना, यार एक वर्ड भरना होगा, है ना, कोई एक लाइन, एक वर्ड, कोई एक फ्रेज भरनी होगी। लेकिन जब आपको ये पता चलता है, जब आप फिलिंदी ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन पे आए, इतने बड़े बड़े सेंटेंस भरने, तो आप इसको स्किप करोगे कि नहीं करोगे, करोगे ना एग्जाम में स्किप। लेकिन जब आपने इसको कॉम्प्रीहेंड कर रखा है, आपको पता है आपने वहां पे क्या बात पढ़ी है, तब आपका मन करेगा हम फिलिंदी ब्लैंक्स भी भर सकते हैं, कैसा भी क्वेश्चन हो हम भर सकते हैं। तो हमने थोड़ा सा, मैं आपको रिकॉल कराना चाहूंगा, हमने यहाँ पे क्या भरा है। हम यहाँ पे बात कर रहे थे अलग अलग देशों की, देखो अमंग अफ्रीकन कंट्रीज में इतनी जीडीपी गिर गई, है ना, कैरेबियन नेशंस में इतनी जीडीपी गिर गई, और जो G20 के जो G20 के अंदर कंट्रीज थी उनकी इतनी इतनी जीडीपी गिर गई, या इतना इतना वो डाटा रखते हैं। तो अब इनके बीच में आपको कुछ भरना है, तो इनसे रिलेटेड ही भरना पड़ेगा ना। अब आ जाओ ऑप्शन में मेरे साथ, सुन लिया समझ लिया, अब इधर आ जाओ। क्या बोला जा रहा है, फिलिंदी ब्लैंक्स में आप क्या भरेंगे, है ना। आ जाओ रीड करते हैं मेरे साथ। इन सब सहाराना अफ्रीका द डेवलपमेंट टूरिज्म हैज बीन अ की ड्राइवर इन क्लोजिंग द गैप बिटवीन पुअर एंड रिच। क्या ये पुअर एंड रिच कंट्रीज की बात हो रही है, बताइए, ऐसी कोई बात हो रही है क्या यहाँ पर, कि भाई उन्होंने यहाँ पे डेवलपमेंट करा है, नहीं हो रही है भाई, हटाओ इसको। स्टिल अराइवल इन अगस्त वर डाउन ऑलमोस्ट 90% रिलेटिवली टू प्रीवियस ईयर। यहाँ पे हम बात कंट्रीज की कर रहे हैं, कंट्रीज की जीडीपी की कर रहे हैं, ये अगस्त को लेके बैठा हुआ है। अगस्त में इतने लोग कम आ गए, ये कब भरा जाता, ये जब भरा जाता जब हम यहाँ पे बात कर रहे थे, देखो अराइवल्स की, ये रहा टूरिस्ट अराइवल, अगर ये यहाँ कहीं लगाने को बोलता तो हम ये वाला ऑप्शन लगा देते कि अराइवल्स कम हो गया। ठीक है, अब इधर आ जाओ,
तो यहाँ पर इस अगस्त की भी बात नहीं होगी। थर्ड को पढ़ते हैं, पैसिफिक आइसलैंड नेशन सच एज फिजी कुड सी रियल जीडीपी श्रिंक। देखो बात हो गई ना, यहाँ पे भी कैसे नेशंस, पैसिफिक आइसलैंड, हर एक टाइप के नेशंस, हर एक टाइप की कंट्रीज की बात हो रही है, तो उसी के अंदर हमने ये वाला भी टाइप डाल दिया। तो इसका मतलब क्या, इसका आंसर क्या आएगा, ओनली थर्ड आएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो आप देख पा रहे होंगे फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन ऐसा वाला जो स्टूडेंट छोड़ देते हैं, या मैं भी आपको सजेस्ट करता इसको छोड़ दो मत करो, तो वो भी आप आराम से कर पा रहे हैं। क्यों कर पा रहे हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ आपने आरसी को बहुत अच्छे से पढ़ा है, आपने समझा है। अगर आप आरसी पढ़ रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, इट मीन्स आप उसके क्वेश्चन को भी हाथ नहीं लगाओगे। तो इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा होगा अगर नहीं समझ में आ रहा तो स्किप करोगे ना, गलत नहीं होगा। अगर समझ में आ रहा होगा तो हर एक क्वेश्चन आप कर पाओगे। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा? ओनली थर्ड आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आसपास ही बात यही हो रही है कि इस नेशन में ये हो गया, इस कंट्री में ये हो गया, तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ कंट्री, कोई नेशन की बात हो रही होगी। तो वही बात यहाँ पे हमारे को थर्ड में देखने को मिली, पैसिफिक आइसलैंड की बात हो रही है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ओनली थर्ड आ जाएगा। क्लियर है? बताइए कैसा लगा? अब ऐसा करने का मेरे मन में क्यों आया? क्योंकि मैं चाहता था, देखो मैं ये मानता हूँ मेरे से जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उसकी ग्रामर बहुत अच्छी है, और उसकी ग्रामर बहुत अच्छी हो जाएगी अगर वो मुझे सीरियसली फॉलो कर रहे हैं तो। लेकिन मैं चाहता हूँ कहीं आप रीडिंग में पीछे ना रह जाओ, तो मैं आपको रीडिंग और ग्रामर, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा है, जिसका रीडिंग और ग्रामर अच्छा होगा वो ही टॉप स्कोर कर सकता है। और मैंने आपको एक कमिटमेंट दिया था, मैंने आपसे बोला था जब मैं लाइव यूट्यूब वीडियो ले रहा था लास्ट, जब मैं छुट्टियों पे गया था उससे पहले, कि अब मेरा टारगेट ये रहेगा कि आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे वो क्वांट हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो जीए हो, सबसे हाईएस्ट स्कोर आपका इंग्लिश में आना चाहिए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने थोड़ा सा अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करी। मैं ग्रामर पे तो हुई, ग्रामर तो मैं करवाऊंगा ही, मैं रीडिंग पे पूरा आ गया। अब रीडिंग में आपकी स्ट्रॉन्ग करवा के दूंगा। ठीक है, इस तरीके से करेंगे हम, टफ भी आएंगे, है ना, लेकिन कोशिश करेंगे हम जितना हमसे हो पाएगा उतना करें। ठीक है, हमें कोई टीचर नहीं बनना है, हमें कोई पीएचडी नहीं करनी है इंग्लिश में, हमें बस उतना करना है कि हमें हर एक क्वेश्चन हमारे लिए डुएबल हो जाए। क्लियर है? तो ग्रामर प्लस रीडिंग आपको एक डेडली कॉम्बिनेशन के साथ में एग्जाम के अंदर उतारूंगा। ठीक है, यस, स्क्रीनशॉट के अंदर आपका इंग्लिश का स्कोर टॉप होना चाहिए। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा इनमें कम लाओ, इसमें भी अच्छे लाओ, लेकिन इंग्लिश में और अच्छे लाओ। ठीक है, चले आगे। चलिए, ये रहा एक और क्वेश्चन, इसको बताइए। देखो ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चन क्या हम कर सकते हैं बिना आरसी देखे? ये चैलेंज है। आज की पूरी क्लास में आपको मैंने आरसी दिखाया ही नहीं, एक बार पढ़वा दिया, समझा दिया, अब हम क्वेश्चन आंसर करे जा रहे हैं। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा क्या होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं, वो आपको करके आना है। जो मेरी बातों को फॉलो करेगा उसका स्कोर टॉप रहेगा। यस, जो मॉक में इंग्लिश का लेवल रहता है वो टफ रहता है, सारे मॉक में नहीं, कुछ कुछ मॉक में। जो रियल एग्जाम में इंग्लिश आती है वो आप समझ सकते हो, लेकिन अगर आप टफ को अच्छे से जितना हमसे हो सकता है, ऐसा नहीं कि बहुत ही हाई लेवल कर लिया, कुछ हद तक हम करेंगे, वो अगर आप करके जा रहे हो तो इंग्लिश ईजी लगेगी मेंस एग्जामिनेशन में। अगर आप जो एसबीआई पीओ मेंस देकर आए हैं, अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे, किसी से पूछोगे, तो वो यही कहेगा सिर्फ इंग्लिश ही करने लायक थी। मैथ भी बहुत तगड़ी मैथ आई थी, रीजनिंग बहुत अच्छी आई थी, जीए तो आपको बताइए। तो वो यही कहेंगे कि सिर्फ इंग्लिश ही डुएबल थी। अगर हर कोई बोल रहा है इंग्लिश डुएबल थी, इट मीन्स इंग्लिश इतनी टफ नहीं आई थी। तो जब इंग्लिश टफ नहीं आ रही है, अगर हम उसको अच्छा स्कोर कर लें तो हमारे तो वहीं से कट ऑफ निकल जाएगी ना। मेरी एक स्टूडेंट है, ऑफलाइन स्टूडेंट है, जिसका मैंने स्कोर कार्ड भी शेयर करा होगा, नेहा नाम है उनका। उन्होंने 37 करा है, 37, या तो स्कोर 37 स्कोर जितना करा है, मुझे जहां तक याद आ रहा है 37 करा है इंग्लिश के अंदर, 37, जहां तक मुझे याद आ रहा है। वो टाइम पहले जब वो देखे हिंदी मेंस तब बताया था। और उनका मेंस हो गया है, अब उनका इंटरव्यू है 29 को। ठीक है, तो उनका इंग्लिश बहुत तगड़ा है, उन्होंने इंग्लिश इस तरीके से कर लिया है कि उनको और कोई टेंशन नहीं। वो इंग्लिश से देखो 37, अगर कट ऑफ ही उसकी कितनी जाएगी पीओ मेंस की, 60, एसबीआई पीओ मेंस की, या 70, तो आधे से ज्यादा तो वो इंग्लिश में ले।
टेंशन खत्म हो गई ना। अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखो, क्या बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट ट्रू। मैंने आपको क्या बोला है, जब भी नॉट ट्रू है उसको काट के क्या करो, फॉल्स करो। बोला क्या जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फॉल्स एज पर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गिवन पैसेज। पूरा आरसी आपने पढ़ रखा है ना। अब आपको क्या बताना है, क्या फॉल्स है, फॉल्स वाला बताना है। क्या बोला जा रहा है, द लोंगर दिस पेंडेमिक लास्ट द मोर डिफिकल्ट इट गेट्स टू मेंटेन। बोला जा रहा है द लोंगर दिस पेंडेमिक लास्ट, जितने लंबे समय तक पेंडेमिक रुकेगा, है ना, दी मोर डिफिकल्ट इट गेट्स टू मेंटेन, बहुत उतनी ज्यादा दिक्कत आएगी इसको मेंटेन करने में। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं बी में। लेजर ट्रेवल विल लीड द कमबैक इन द टूरिज्म एंड ट्रेवल सेक्टर। लीजियर का मतलब क्या होता है, फालतू, फिजूल। फिजूल का या तो आप टाइम बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, फिजूल की जो ट्रैवलिंग है, फिजूल की जो ट्रैवलिंग है वो कम बैक कर सकती है टूरिज्म को। ये तो गलत बात हो गई ना भाई। फिजूल की ट्रैवलिंग कैसे कम बैक कर लेगी, ऐसा थोड़ा ना आप खाली बैठे हो चलो घूम के आते हैं, नहीं, ये बात नहीं होगी कोई। ठीक है, सी में आ जाते हैं। टूरिज्म डिपेंडेंट इकोनॉमिक्स आर वर्किंग टू फाइनेंस अ ब्रॉड रेंज ऑफ पॉलिसी मेजर्स टू सॉफ्टन द इम्पैक्ट ऑफ पेंडेमिक। बोला जा रहा है जो टूरिज्म डिपेंडेंट इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स मतलब जो ऐसी कंट्रीज है जो टूरिज्म पे डिपेंड है, वो काम कर रही हैं फाइनेंस के अंदर, मतलब फाइनेंस बढ़ाने का काम कर रही है, ऐसे मेजर्स ले रही हैं जिससे कि वो इसके इम्पैक्ट को कम कर पाए। तो आप मुझे एक बात बताओ, जो सी में बात बोली जा रही है, ये बात सुनने में तो अच्छी लग रही है, लेकिन क्या आप बता सकते हो ये आरसी में है या नहीं है? क्या आपने कभी पढ़ा आरसी में कि वो अपने फाइनेंस पे काम करे जिससे उनका इम्पैक्ट कम हो सके? नहीं पढ़ा ना, तो इस हम कैसे कह देंगे ये सही है? ये गलत भी हो सकता है, इसके बारे में जिक्र नहीं है तो बता भी नहीं सकते। डी पे आ जाते हैं, बिजनेस ट्रैवल क्रूशियल सोर्स फॉर रेवेन्यू होटल्स एंड एयरलाइंस। क्या हमने कहीं भी होटल्स एयरलाइंस के बारे में कुछ सुना, कुछ पढ़ा? नहीं पढ़ा, तो डी भी गलत है। इसका मतलब ये है, यहाँ पर बी तो साफ दिख रहा है गलत है, लेकिन ए सी और डी इनके बारे में हमने ना पढ़ा, ना इसके आसपास की कोई भी बात पढ़ी, ना हमें इनके बारे में कुछ नॉलेज है। तो हम कह सकते हैं इसका जो आंसर होगा ऑल आर फॉल्स होगा, सभी गलत है इसमें। क्या है, सभी इसमें गलत हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप लगाने जाओगे सी को तो आपके पास क्या प्रूफ है कि सी सही होगा, कि अगर वो अपने फाइनेंस पे काम करेंगे तो इम्पैक्ट से कमी आएगी? नहीं बता सकते ना, हमें बताना है कौन सा फॉल्स है। अब ये सही है गलत है नहीं बता सकते, तो पढ़ा ही नहीं है हमने कोई क्वेश्चन, अगर हमें सेंटेंस मिला ही नहीं है आरसी में तो हम कैसे बताएंगे? तो सारे ही आपके क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे, ओवरऑल फॉल्स इसका आंसर होगा। क्लियर है सभी को? बताइए, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अब यहाँ पे आपका आरसी के जो भी क्वेश्चन थे सब खत्म हो चुके हैं। आपके सामने आपने देखा हमने कितने क्वेश्चंस करे, एक ये था, 2 3 4 5 6 7 7 क्वेश्चन हमने करे। 7 में से एक को आप छोड़ देगा, लास्ट वाले को मैं मान सकता हूँ, लास्ट वाला थोड़ा सा टफ मान लेते हैं अपन। ये रिकॉर्डिंग कैसे हो रही है, एक मिनट रुकिए। यस, क्लियर है सभी को, दिख रहा है क्या? तो लास्ट वाले को अगर हम छोड़ दे तो हम 6 क्वेश्चन आराम से बना पा रहे थे, आरसी में जाने की तक भी जरूरत नहीं पड़ी हमारे को, और हमें बहुत अच्छे से हर एक लाइंस को पढ़ा, समझा और देखा कैसे सेंटेंस को कनेक्ट करना है, कैसे आंसर तक पहुंचना है। अच्छा, अब ये सब करने से हमें फायदा क्या मिलेगा? ये सब करने से हमें फायदा ये मिलेगा, जितने भी मेंस के आरसी होंगे, ये भी एक मेंस के मॉक में से लिया गया आरसी था। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे इसका स्ट्रक्चर, इसका जो स्ट्रक्चर है, जो लाइंस दिख रही हैं आपको, ये मॉक में से लिया गया आरसी है। और जब मैंने इस आरसी को सर्च करा नेट के ऊपर, तो मुझे ये बिजनेस स्टैंडर्ड का या एक न्यूज़पेपर का मिला, जो काफी अच्छी खासी न्यूज़पेपर है, तो उसका ये एडिटोरियल था, तो मैंने वहां से एडिटोरियल उठाया। अगर मैं आपको सीधा आरसी लाके करवाता तो आपको क्या लगता है, आरसी करवा दिया? आरसी एडिटोरियल ही होता है। जो भी एग्जामिनर होगा वो आपके लिए एक पूरा आरसी लिखने नहीं बैठेगा, उसके पास इतना टाइम नहीं है। वो कोई भी बढ़िया न्यूज़पेपर में से, है ना, बढ़िया किसी भी नॉवल से कहीं से भी आरसी उठाएगा और आपके सामने उसको प्रेजेंट करेगा, और अपने दिमाग से जितना उसके अंदर ट्विस्ट कर सकता है, वो जितना वो चाहता है कि आपको समझ पाए, आपकी मेंटेबिलिटी क्या है, आपने कितना कॉम्प्रिहेंड करा है, तो उस हिसाब से वो आपके लिए क्वेश्चन डिजाइन करेगा। तो अगर हम खुद से एडिटोरियल पढ़ते भी हैं
तो हम खुद को जज नहीं कर पाएंगे कि हमने जो पढ़ा है, जो सुना है, जो भी सीखा है, क्या वो सही सीखा है, सही पढ़ा है। तो इसलिए क्वेश्चन आंसर के साथ अगर हम करेंगे तो हमें पता भी लग जाएगा कि यार इस क्वेश्चन को ऐसे टैकल करना था, ऐसे लाइन्स को ऐसे डिकोड करा जाता है। तो मेरे हिसाब से ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। यस, बताइए। यहाँ पे आपका एक पूरा कंप्लीट आज का एडिटोरियल खत्म होता है। आज एडिटोरियल से आपको पूरे यूट्यूब पे, पूरे इंग्लिश सेक्शन के अंदर या पूरे इंग्लिश जितने भी टीचर हैं, मैं मानता हूँ कि कुछ अलग आपको देखने को मिला होगा, क्योंकि मैं पर्सनली मानता हूँ कि ऐसा मैंने खुद ने पहली बार देखा। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोगों को दिख गया है, कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश करना आप उसको इग्नोर करो, है ना। अब हम इस पे आते हैं एक बार, ठीक है, एक बार इस पे आते हैं। अब मैंने जो आपको आरसी करवाया ना, अब उसका इम्पैक्ट देखो इस क्वेश्चन पे पड़ेगा, ठीक है, उसका इम्पैक्ट इस क्वेश्चन पे पड़ेगा, कैसे देखो समझो, ठीक है। मैं अभी करवा रहा हूँ पहला क्वेश्चन, बाकी आपको मैं दूंगा होमवर्क में, आप करना। देखो, इन द क्वेश्चन बिलो अ सेंटेंस इज गिवन फ्रॉम द ऑप्शन चूज द वन दैट कन्वे द सेम मीनिंग। हमें सेम मीनिंग वाले क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आपको याद होगा तो बहुत आते हैं। तो उसमें क्या होता है, हमें एक बार रीड करना है, रीड करके समझना है, फिर उसको ही टेढ़ा मेढ़ा करके ये ऑप्शन देते हैं, फिर हमें सही ऑप्शन को टिक करना है। तो आज वो पढ़ते हैं, मेरे साथ पढ़ो। क्या बोला जा रहा है, एज इंटरनेशनल हेल्थ सिस्टम्स आर कम्बैटिंग। कम्बैटिंग का आपको मतलब पता है ना, लड़ रहा है, जूझ रहा है। जो इंटरनेशनल हेल्थ सिस्टम है, पूरा इंटरनेशनल जो हेल्थ का सिस्टम है, वो जूझ रहा है, लड़ रहा है, राइजिंग हेल्थ केयर कॉस्ट। हेल्थ, अच्छा, वो कॉम्बैट कर रहा है, लड़ रहा है, और हेल्थ केयर कॉस्ट क्या बढ़ रही है। हेल्थ केयर मतलब कोई भी चीज अगर आपको चेकअप करानी है, उसकी कॉस्ट बढ़ती जा रही है। तो बोला ये जा रहा है देयर इज एन इम्पेंडिंग नीड, मतलब यहाँ पे बहुत खतरनाक तरीके से जरूरत है कि हमें हमें इसको टू सिस्टमेटिकली मेक हेल्थ केयर इंक्लूसिव टू ऑल। इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है, सभी के लिए फायदेमंद, सभी के लिए प्रॉफिटेबल बनाना। किसको, इस हेल्थ केयर सिस्टम को एक सिस्टमेटिकली वे में हेल्थ केयर को सभी के लिए इंक्लूसिव बनाना, सभी के लिए प्रॉफिटेबल बनाना, सभी इससे जुड़ पाए, सभी इसका फायदा उठा पाए, या सभी इसको एक्सेस कर पाए, ऐसा बोला जा रहा है। अब हमने एक बार पढ़ लिया, दिमाग में छप गया, क्या छप गया, दो तीन मेन पॉइंट छप गए। पहला कि भाई इसकी जो कॉस्ट है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि हमारा जो हेल्थ केयर, जो इंटरनेशनल हेल्थ केयर सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं कॉस्ट से जूझ रहा है। दूसरी बात, अब इसमें बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम इसको इंक्लूसिव बना पाए सभी के लिए। अब आ जाओ मेरे साथ ऑप्शन पे, तो पहले ए ऑप्शन को पढ़ते हैं। ए ऑप्शन में क्या बोला जा रहा है, देयर इज अ नीड टू सिस्टमेटिकली मेक हेल्थ केयर इंक्लूसिव टूल। बात तो सही बोल रहा है, ये तो करने की जरूरत है, लेकिन क्यों जरूरत है, एज राइजिंग हेल्थ केयर कॉस्ट आर बीइंग कम्बेटेड बाय इंटरनेशनल हेल्थ केयर सिस्टम। बोला जा रहा है इंटरनेशनल हेल्थ केयर सिस्टम के कारण कॉस्ट बढ़ रही है, नहीं ऐसी बात तो नहीं बोली जा रही थी। अब आ जाओ बी में, बी में क्या बोला जा रहा है, राइजिंग हेल्थ केयर कॉस्ट, जो हेल्थ केयर की कॉस्ट जो राइज हो रही है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम किसके लिए बना हुआ, इंटरनेशनल हेल्थ सिस्टम के लिए। इंटरनेशनल हेल्थ सिस्टम जूझ रहा था, देखो यही तो बोला जा रहा था, इंटरनेशनल हेल्थ सिस्टम आर कम्बैटिंग, लड़ रहा है, जूझ रहा है, किससे, ये जो कॉस्ट बढ़ी जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि जो कॉस्ट बढ़ी जा रही है, इसका सबसे जो बड़ा मेजर प्रॉब्लम है, ये क्या है, इंटरनेशनल हेल्थ हेल्थ सिस्टम, ठीक है। इंटरनेशनल हेल्थ सिस्टम के कारण इसकी कॉस्ट जो है बढ़ रही है, या सॉरी, इसकी प्रॉब्लम इंटरनेशनल हेल्थ सिस्टम पे देखने को मिल रही है। एंड देयर इज एन इम्पेंडिंग नीड, और इसमें अब बहुत खतरनाक तरीके से जरूरत है कि हम इस हेल्थ केयर सिस्टम को एक इंक्लूसिव बना पाए, सभी के लिए इंक्लूसिव टू ऑल। बात तो सही बोल रहा है, बी हमारा आंसर हो सकता है। कंफर्म करने से पहले एक बार और रीड कर लेते हैं। सिस्टमेटिकल मेकिंग हेल्थ केयर इंक्लूसिव to all will solve the problem rising healthcare नहीं। rising healthcare costs are making it difficult to make healthcare inclusive to all and international health system are suffering because of this। बोला क्या जा रहा है, rising healthcare costs are making it difficult to make healthcare inclusive to all। बोला जा रहा है जिस हिसाब से कॉस्ट बढ़ रही है, यही कारण है कि हम सभी के लिए हेल्थ केयर नहीं दे पा रहे हैं, मतलब सभी को हेल्थ केयर नहीं मिल पा रही है क्योंकि इसकी कॉस्ट बढ़ रही है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये बोला जा रहा था कि जो पूरा इंटरनेशनल हेल्थ सिस्टम है, वो कॉस्ट से जूझ रहा है, मतलब रेट बढ़ती जा रही है। तो अब वो समय आ गया है कि हमें इसमें एक इस तरीके से सिस्टमेटिकली चेंज करना चाहिए, या इसको सिस्टमेटिकली इस तरीके से बनाना चाहिए कि जिससे हम हेल्थ केयर सभी को दे पाए। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यस, क्लियर है क्या सभी को, बताइए। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा, ठीक है। तो आज पहला डे था हमारा, पहला एडिटोरियल था, ठीक है।
उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, बहुत कुछ सीखने को आपको मिला होगा। पहला एडिटोरियल है, हो सकता है कुछ चीज़ें आधी समझ में आई हो सकता है किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो, कोई बात नहीं, जुड़े रहिए, धीरे-धीरे लेवल बढ़ाएँगे और थोड़े बहुत मैं तरीके में भी चेंज लेकर आऊँगा। पहली क्लास थी, पहला एक्सपेरिमेंट था, न्यू इनिशिएटिव था, पता नहीं था कैसा होगा, कैसे मैं प्रेज़ेंट करूँगा, लेकिन पूरी कोशिश करिए आपको अच्छे से समझा पाऊँ, अच्छे तरीके से आपको सिखा पाऊँ, ठीक है? फिर भी आपका जो भी सजेशन हो, आप मुझे बता सकते हैं। पेड टेलीग्राम चैनल पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है? या मेरा नंबर भी आपके पास है, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं 8058740781 पे। अब एक आपको मैं होमवर्क के लिए एडिटोरियल दूँगा सिर्फ़, होमवर्क के लिए एक एडिटोरियल दूँगा, पीडीएफ दूँगा। आज रात को दूँगा, नहीं तो कल दूँगा, ठीक है? तो उस पीडीएफ को अब आपको इस तरीके से यही मान के करना है कि मैं सॉल्व करवा रहा हूँ और आपको सॉल्व करना है। फिर आके हम कल क्वेश्चन आंसर पे बात करेंगे, कल हम और उसको इन डिटेल समझेंगे। क्लियर है सभी को बताइए? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको आज का एडिटोरियल कुछ नई चीज़ें सिखा के गया होगा। ठीक है? चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं और हो सकता है ये जो पहली वीडियो है ये मैं थोड़ी पहली जो वीडियो है मेरी एक डेमो के लिए एडिटोरियल कैसा हो रहा है मैं यूट्यूब पे इसको अपलोड करूँ, आज नहीं तो कल। तो ये पहली जो वीडियो है हो सकता है यूट्यूब पे जाए, बाकी जो वीडियोज़ रहेंगी सारी वो पेड रहेंगी, क्योंकि ये जो कंटेंट है इसमें बहुत मेहनत लगती है। मैं अगर इसको फ्री में दूँगा तो कोई वैल्यू नहीं करेगा। दूसरी बात, जो मेरे पेड बैच के स्टूडेंट हैं, मैं चाहता हूँ उनको और ज़्यादा हाई लेवल उनका कर पाऊँ, इसलिए मैं आपके लिए खुद से एक्स्ट्रा मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है? मेरा जो कोर्स मैंने स्टार्ट करा था, मैंने ग्रामर के लिए करा था। मैं सिर्फ़ ग्रामर आपको अच्छे से दे पाऊँ। ग्रामर चाहे प्री की हो या मेंस की हो। लेकिन अब मैंने ये सोचा है कि आपको रीडिंग और ग्रामर दोनों में मैं आपको एक्सपर्ट कर पाऊँ, तो उसी के लिए मैंने इस नए सेक्शन को ऐड करा है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और एडिटोरियल वाला। तो रीडिंग और ग्रामर हमारी दोनों अगर अच्छी होगी, तो हमारे एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छे आएँगे। कभी कोई टफ शिफ्ट आ गई, तो कहता है ना ग्रामर नहीं लगती है, फिर आप रीडिंग लगा लेंगे। ठीक है? चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट क्लास आपकी होगी कल क्या है? फ्राइडे है, सैटरडे को होगी। टाइम यही रहेगा 9 बजे का। टाइम मैं चेंज कर सकता हूँ मेरे अकॉर्डिंग, पहले ही बता दूँगा टाइम चेंज होगा तो ये मत कहना सर टाइम चेंज हो रहा है। मेरे को जैसा कन्वीनिएंट लगेगा मैं करूँगा। आप बस मुझे सपोर्ट करिए, मैं आपको पूरा सपोर्ट कर रहा हूँ। जितना हो सकेगा उतना दूँगा। ऐसा नहीं है फीस ले ली गायब हो गए, जितना बन पाएगा उतना मैं आपके लिए करूँगा। और जिस हिसाब से मैं फीस ले रहा हूँ उससे ज़्यादा ही कंटेंट दे रहा हूँ। कोई भी ये नहीं कह सकता कि सर आपकी फीस हाई है और आप कुछ भी नहीं दे रहे हो, बहुत कम दे रहे हो। मैं बहुत हाई लेवल आपको देना चाह रहा हूँ और भी हाई लेवल देता रहूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आप सब मुझे सपोर्ट करेंगे और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, जो भी ग्रुप्स हैं, प्लीज़ उसमें शेयर करिए, बताइएगा। अगर आप लोग वीडियोज़ के बारे में बताते हैं तो कुछ स्टूडेंट जो हैं, उनको भी पता लगता है, काफ़ी स्टूडेंट को डिफ़िकल्ट होती है इंग्लिश में, उनको ईज़ी बनेगा और अगर वो बाय करेंगे तो मैं भी अपनी टीम को दे पाऊँगा। जो टीम है इसके पीछे जो वर्क कर रही है और जो भी टीम है, वो सारी ऐसी टीम है जो ऑलरेडी बैंक के बहुत सारे एग्ज़ाम दे चुके हैं, मेंस के भी, प्री के भी सारे, तो उनको नॉलेज है, क्या चीज़ टफ है, क्या चीज़ ईज़ी है। इसलिए मैंने जो भी लोग रखे हैं, वो सारे मतलब अच्छे खासे प्रिपरेशन करे हुए लोग। ऐसा नहीं है कोई भी जिसको नॉलेज ही नहीं है इस बैकग्राउंड के बारे में, उससे मैं कोई भी काम करवा रहा हूँ, कोई भी चीज़ बनवा रहा हूँ। तो आपका भी फर्ज़ बनता है अगर मैं आपके लिए कुछ नया सोच रहा हूँ, देखो ये जो चीज़ें मैं सोच रहा हूँ, ये मैं खुद से सोचता हूँ कि यार स्टूडेंट को ऐसी डिफ़िकल्टी आ रही होगी, ऐसा उनको महसूस हो रहा होगा, तो मैं कुछ करूँगा आपके लिए, ठीक है? तो आगे भी करता रहूँगा, तो प्लीज़ कोशिश करिए, अगर जितना हो सके ग्रुप में शेयर करिए, बढ़ाइए कंटेंट, ठीक है? चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू। अच्छा जो भी डाउट्स हैं आप लोगों के, तो मैं एक डाउट सेशन रख दूँगा, उसमें आप लोग पूछ लेना। अभी क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी, 1.5 घंटा एप्रॉक्स हो गया है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए थैंक यू।